हे गाइस, दिस इज बॉय अमन अग्रवाल और आज हम कर रहे होंगे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 2 का पार्ट 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का आज पार्ट 2 हम कर रहे होंगे, जिसमें हम कवर करेंगे पोलराइजेशन क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कैपेसिटर क्या होते हैं, कैपेसिटेंस क्या होती है, फिर हम डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, उससे क्या फर्क पड़ता है हमारे कैपेसिटेंस के ऊपर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स क्या होते हैं, कोसेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर्स क्या होते हैं। नाम शायद थोड़े कॉम्प्लेक्स लग रहे होंगे आपको, पर हमारी डे टू डे लाइफ में यार बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जैसे कि मान लो आपके रूम में एक एसी है या आपका टीवी का जो रिमोट है उसके अंदर जो सेल लगते हैं, हाँ जी, वो एक कैपेसिटर होते हैं। आपका जो पंखा होता है, आपका जो कूलर होता है, क्या आपने देखा है पंखे के ऊपर एक इतना सा एक सिलेंडर सा होता है सफ़ेद रंग का। सिमिलरली आपका कूलर में एक कंडेंसर होता है। इन सब के अंदर आपके कैपेसिटर होते हैं। आपकी डे टू डे लाइफ में ये इस्तेमाल हो रहे होते हैं और इनको बोला जाता है एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। क्या बोला जाता है इन्हें? एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस अथवा चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, कि अपने अंदर ये चार्ज स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद जब इनका इस्तेमाल करना होता है, जैसे सेल के अंदर ऑलरेडी चार्ज होता है, फिर हमें जब इस्तेमाल करना होता है हम इस्तेमाल करते जाते हैं, धीरे धीरे वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। क्या हमें चीज़ समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। पैरेलल यार दो चीज़ चल रही होंगी। एक तो ये मैंने इस लेक्चर के लिए स्पेसिफिकली काफ़ी सारी नोट्स एंड स्लाइड्स बनाई हैं, इनको हम देख रहे होंगे, ठीक है, ये आपके एक्सप्लेन करने के पर्पज़ के माध्यम से। दूसरे पेज पे यार आपके प्रॉपर नोट्स दे रखे हैं और ये वो नोट्स हैं जिन्हें करके आप अपना 70 में से 70 लेके आ सकते हो, और ये वो वीडियो सीरीज़ है जिन्हें करके आप अपने 70 में से 70 ला सकते हो। ठीक है, कुछ भी मिस नहीं हो रहा होगा। इससे ज़्यादा भी यार आपको कराया जा सकता है, पर फिर वो बोर्ड का नहीं होगा, वो फिर एनसीईआरटी से हम बियॉन्ड जा रहे होंगे। तो आपको कभी लगे कि भैया न्यूमेरिकल्स की और प्रैक्टिस कराओ, इतने की ही रिक्वायरमेंट है जितना मैं आपको करा रहा हूँ। इससे ज़्यादा हम करेंगे तो फिर हम नीट या फिर जेई की तरफ जा रहे होंगे। जब हम एडवांस की तैयारी कर रहे होते हैं तब हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तब हम थ्योरी पे इतना बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि मैं आपको एक एक चीज़ सुंदर से लिख लिख के दिखाऊं। अब जैसे भी हम लिख रहे होंगे उसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, उतना ही लिखना है। बोर्ड एग्जामिनेशन इज नॉट अबाउट कंप्लीटिंग सिलेबस, इट इज अबाउट कि 5 से 6 रिवीजन किसने मारे हैं, उसके बाद 8 से 10 सैंपल पेपर किसने प्रैक्टिस किए हैं, वो बच्चा अपना फुल नंबर लेके आ रहा होता है। सिर्फ आपको एनसीईआरटी किताब फॉलो करनी है। ये लेक्चर आपने देख लिए, उसके बाद आपको मैथ्स अपना इन्हीं को रिवाइज करना है और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, बस इसके बाहर नहीं जाना है आपको। ठीक है, ग्रेट। तो अब हम यार शुरुआत करते हैं। अब कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस है, ये 2020 में पूछा है, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, भाई साहब बैक टू बैक ये सवाल आए जा रहे हैं। क्या होता है ये? एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस क्यों बोलते हैं इसे, सब पे समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात यार, जब भी मैं आपको कैपेसिटर बोलूंगा, ये 2 कंडक्टर से बना होता है। कंडक्टर हमें सबको पता है, कंडक्टर क्या होते हैं? जिसके अंदर लूज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अवेलेबल होंगे, इजीली मूवेबल होते हैं वो। तो ये हमारे 2 कंडक्टर्स इसके लिए चाहिए होते हैं। तो मैंने कहा ओके, दिस इज माई कंडक्टर नंबर 1 एंड दिस इज माई कंडक्टर नंबर 2। अब ये जो दोनों कंडक्टर हैं ये सेपरेटेड होने चाहिए बाय एन इंसुलेटर। क्या हमें पता है वैक्यूम भी अपने आप में एक इंसुलेटर का काम करता है? तो ये देख रहे हो इन दोनों के बीच में गैप है, तो मैं बोल सकता हूँ यस, बोथ कंडक्टर्स आर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। अब इन दोनों के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज का मतलब क्या है कि अगर इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है तो इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज होना चाहिए। इक्वल बट ऑपोजिट। अब आप में से कुछ बच्चे बोल सकते हैं भैया ये इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज कहाँ से आता है? तो इसके अंदर मैं थोड़ा डीप डाइव आपको लेके जाना चाहूंगा। और आप में से काफियों के अंदर ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि भैया ये सेल जो होता है, ठीक है आपने बोल दिया ये अपने आप में कैपेसिटर है, पर सेल तो अपने आप में मुझे एक ही बॉडी दिखती है, इसमें तो 2 कंडक्टर मुझे कहीं से नहीं दिखाई दे रहे। मैंने कहा आपको दिखाई देंगे जैसे ही हम आगे जाएंगे। सेल अपने आप में एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है। बेसिकली वो आपको बाहर से तो कुछ ऐसा दिखेगा, पर उसके अंदर एक और कंडक्टर होता है। तो ये 2 कंडक्टर होते हैं और डरने की बिल्कुल बात नहीं है, हम आगे इस चीज़ को पढ़ भी रहे होंगे, इसके सारे के सारे फॉर्मूले भी निकाल रहे होंगे। मैंने कहा ओके, अभी के लिए मैंने कोई भी रैंडम शेप कंडक्टर ले लिया, कोई भी रैंडम, मैंने एक 3 डायमेंशनल ऐसे आपका कंडक्टर बना दिया। अब इनिशियली मान लो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। मैंने कहा यार इस कंडक्टर के ऊपर भी 0 कूलम चार्ज है और इस कंडक्टर के ऊपर भी मान लेते हैं 0 कूलम चार्ज है। अब क्या मैं कंडक्टर नंबर 2 से
कुछ DQ चार्ज उठा के कंडक्टर नंबर 1 पे डाल सकता हूँ? मैंने कहा भैया हाँ, डालने को तो डाल सकते हो, कितना वर्क डन करना पड़ रहा होगा मुझे? मैंने कहा पार्ट 1 जब हमने पढ़ा था तो उसके अंदर यार हम ये देख रहे थे कि छोटा सा वर्क डन टू मूव दिस DQ चार्ज फ्रॉम कंडक्टर 2 टू कंडक्टर 1, दिस विल बी इक्वल टू नथिंग बट डेल्टा V इंटू DQ। अब ये डेल्टा V इंटू DQ जो लिखा है मैंने, डेल्टा V का मतलब क्या है यहाँ पे कि इन दोनों बॉडीज का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो इनटू चार्ज DQ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे बताओ, इनिशियली अगर इन दोनों पे 0 कूलम चार्ज है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यार ओके ये तो बराबर चार्ज लेके बैठे हैं, इनका तो पोटेंशियल भी लगभग बराबर है, तो बेसिकली मेरे को इस शुरुआत का जो पहला सबसे छोटा चार्ज है DQ, उसको राइट से लेफ्ट ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ा होगा डेट विल बी 0। क्यों? क्योंकि डेल्टा V इज 0 इंटू DQ इज इक्वल टू 0। तो मैं बोल सकता हूं इसको, अगर मैं DQ1 बोल दूं मेरा पहला चार्ज, तो मेरा छोटा सा वर्क डन फर्स्ट टाइम वाला दिस विल बी इक्वल टू 0। तो अब इधर तो चार्ज आ गया यार DQ1, और इधर कितना चार्ज आ जाएगा? क्या मैं बोल सकता हूँ माइनस DQ1? अब सिमिलरली इसके बाद क्या मैं DQ2 चार्ज भी लेके जा सकता हूँ यहाँ से दूसरी तरफ? हाँ जी, लेके जा सकते हो। तब इसको ले जाने के लिए एक छोटा सा वर्क डन दोबारा करने का पड़ेगा जिसको DW2 बोल दूँ, विच विल बी इक्वल टू डेल्टा V इंटू DQ2। अब मुझे बताओ, क्योंकि अब यहां पे पॉजिटिव DQ1 चार्ज है और इधर नेगेटिव DQ1 चार्ज है, तो अब यहां पे यार कुछ डेल्टा V जनरेट हो गया होगा, क्योंकि अब चार्ज अलग अलग हैं तो इनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका होगा। तो मैं बोल सकता हूं हाँ यार, इस बार कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था? पोटेंशियल डिफरेंस इंटू जो भी मेरा चार्ज है। अब ऐसे कर करके क्या मैं बोल सकता हूँ, अब इस तरफ प्लस DQ2 चार्ज हो गया, इस तरफ माइनस DQ2 चार्ज हो गया, और ऐसे आप करते जाओ DQ और भेजते जाओ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इवेंचुअली एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब इसके ऊपर तो प्लस Q चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर माइनस Q चार्ज आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? हाँ जी, आ रही है। और क्या मैं बोल सकता हूँ ये करते करते मुझे काफ़ी सारा वर्क डन करना पड़ चुका होगा, काफ़ी सारा वर्क डन करना पड़ चुका होगा। बहुत बढ़िया। और पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको बताया था कि यार जब भी हम वर्क डन करते हैं, जैसे कि मेरा पेन नीचे गिरा हुआ है ज़मीन पे और मैं वर्क करता हूं उस पेन को उठा के अपनी हथेली में रखने में, तो वो सारा वर्क मेरा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता था। जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में मैं नीचे गिराऊंगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती थी और एकदम से आवाज़ आती थी आपको। उसी प्रकार से यहाँ पे जो मैंने वर्क डन किया है, ये मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाता है इन कंडक्टर के अंदर। क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। तो मैं बोल सकता हूँ जितना भी मैंने वर्क डन किया है, ये प्लस आगे इस प्रकार के और जितने भी मैंने छोटे छोटे DQ के लिए किया है, दैट कंप्लीट वर्क डन वो आपका एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा इस पूरे सिस्टम के अंदर। चीज समझ में आई? और उस एनर्जी को हम फिर बाद में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपको शायद थोड़ा थोड़ा आइडिया भी लगना स्टार्ट हुआ और चैप्टर अभी जस्ट ये पार्ट 2 शुरुआत हुई है। अब मैं आपको कुछ यार यहाँ पे डेफिनेशंस इसकी दिखा देता हूँ जो हमारी NCERT में लिखी हुई हैं। कैपेसिटर क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ 2 कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। वही 2 कंडक्टर होंगे, बीच में हवा की वजह से इंसुलेटर या कोई और दूसरा इंसुलेटर से सेपरेटेड होंगे, विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्लैश चार्ज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है अथवा चार्ज स्टोर कर रहा होता है अपने अंदर, एक ही बात है, दोनों सेम ही चीजें। द 2 कंडक्टर्स हैव Q प्लस माइनस Q चार्ज। अब यार एक चीज याद रखें, ये अपने आप में एक कैपेसिटर है। यस, इस रेड बॉक्स के अंदर मैंने जो बनाया कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का चार्ज क्या है? क्या मैं उसका चार्ज प्लस Q बोलूं या माइनस Q बोलूं? अब बाय डिफॉल्ट हमने यार जो एक अजम्पशन मान रखा है थ्रू आउट वर्ल्ड, वो ये कि हम हमेशा उसको पॉजिटिव वाले से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं यहां बोल रहा हूं कि इस कैपेसिटर के ऊपर प्लस Q चार्ज है, इस कैपेसिटर के ऊपर प्लस Q चार्ज है, माइनस Q चार्ज नहीं बोलेंगे कि यार प्लस Q चार्ज चढ़ रखा है इसके ऊपर। चीज समझ में आ गई? मैंने कहा यस, वो यहां पे आपको बता रखा है। ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द कंडक्टर्स इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। हाँ जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अगर ये चार्ज बड़ा होगा तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बड़ी होगी। क्या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ये पता है
कि वो पॉजिटिव टर्मिनल से तो ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव टर्मिनल में आपका टर्मिनेट हो जाती हैं। तो उसी प्रकार से यहां से तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होंगी और नेगेटिव वाले में टर्मिनेट हो रही होंगी। तो अब जितना चार्ज ये बड़ा होगा उतनी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड बुलंद होगी। तो मैंने कहा हाँ, ये चीज भी मुझे समझ में आ रही है, लॉजिक इसके पीछे। फिर आपको बोला गया है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी इज द वर्क डन इन टेकिंग वन पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर। अब मैंने कहा यार पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन तो आपको पता ही थी, क्या थी? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था कि यार मैं इन्फिनिटी से एक यूनिट चार्ज को, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था, एक यूनिट चार्ज को किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ए तक लाता था इन प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो मुझे वर्क डन करना पड़ता था उस एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उस ए तक लाने में, उसको हम क्या बोलते थे? पोटेंशियल बोलते थे, उस पर पोटेंशियल डिफरेंस बोलते थे। और आपने ये भी पढ़ा था कि आप किसी भी पर्टिकुलर एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, हम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। ए और बी के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हम हमेशा सिर्फ वही निकाल पाते हैं। तो हाँ जी, इन दोनों के बीच में, कंडक्टर्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है कि अगर मैं यहां से एक यूनिट चार्ज उठा के दूसरी तरफ लेके जाता हूं तो जो मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है वही मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। आई गेस ये थ्योरेटिकल वाले जो बातें हैं ये सारी हमें समझ में आ रही होंगे, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने इतने बना लिए हैं। ग्रेट। अब जो यार आपका कैपेसिटर होता है इसकी एक कैपेसिटेंस होती है, ठीक है? ये जो आपका कैपेसिटर है इसकी एक कैपेसिटेंस होती है। और कैपेसिटेंस का मतलब क्या है? एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है? तो हर जो आपका नेहा होती है उसके लिए आपका अंदर कुछ प्यार होता है, ठीक है? और प्यार क्या है? कैपेसिटेंस हो गई। बहुत गंदा एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पर कैपेसिटेंस आपका क्या है? जैसे आप रेजिस्टेंस पढ़ते थे तो रेजिस्टेंस में रेजिस्टिविटी होती थी, रेजिस्टिविटी बताता था आपको। रेजिस्टेंस याद है? हमने 10th क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ा था, कुछ ऐसा होता था। आई होप कुछ चीज़ें याद आ रही होंगी, नहीं आ रही तो भी कोई बात नहीं, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम वापस उस चीज़ को पढ़ रहे होंगे। कैपेसिटेंस क्या है? एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर आपका, इसका एक फॉर्मूला क्या होता है यार? कैपेसिटेंस को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसका फॉर्मूला होता है Q/V। यहां पर Q क्या है? चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर। और V क्या है? V है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल नहीं है, क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। किस किस के बीच में डिफरेंस है? अरे जो दो कंडक्टर होते थे उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। मैंने कहा ये चीज समझ में आ गई। अब यार हमेशा है ना, रियल लाइफ में भी आपके कपल्स नहीं होते। क्या मैं बोल सकता हूं, ऊपर जो कंडक्टर हमारे दो थे ये एक तरह से कपल है, दिस इज माई राहुल, दिस इज माई नेहा, ठीक है? और दोनों अपने आप में कपल बना रहे हैं। पर संसार में काफी सारे सिंगल लोग भी होते हैं, ठीक है? और हम देखेंगे कि वो सिंगल लोग भी अपने आप में कैसे एक कैपेसिटर का काम कर रहे होते हैं। कि मान लो ये अपने आप में एक कंडक्टर है, ठीक है? और हम सबसे पहले जो अपना कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे वो ये है भी यही, जो कि है आपका स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होता है? आपके पास एक सिंगल स्फेरिकल शेल होता है और ये सिंगल स्फेरिकल शेल है, अकेला कंडक्टर है। तो इसका साथी कहाँ है? इसकी नेहा कहाँ है? हमारी नेहा कहाँ होती है? सपनों में, इन्फिनिटी पे। उसी प्रकार से इसकी नेहा, इसका जो पार्टनर कंडक्टर है वो इनफाइनाइट पे है। हम मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे एक और कुछ बहुत बड़ा कंडक्टर होगा, बहुत दूर है, दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि बहुत दूर है, पर है जरूर, ठीक है? उसको हम इसका पार्टनर कंडक्टर मान लेते हैं। और उस प्रकार से फिर आगे हम बोलते हैं कि यार इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज होगा और शायद उसके ऊपर नेगेटिव क्यू चार्ज होगा, और इन दोनों के बीच में सारी की सारी एनर्जी स्टोर हो रही होगी। जो भी हमारी कैपेसिटर के अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है ना, जैसे आपका एक सेल क्या है? सेल अपने आप में कैपेसिटर है। बाहर एक सिलेंडर जैसा दिखता है, अंदर एक और छोटा सिलेंडर होता है, और उस छोटे सिलेंडर और बड़े सिलेंडर के बीच में सारी एनर्जी स्टोर हो रखी होती है। उसी प्रकार से यहाँ पे ऊपर जब हमने देखा तो ये कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2 के बीच में ही सारी की सारी एनर्जी स्टोर हो रखी होती है। अब जब हम स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करेंगे थोड़ी देर बाद में, तो इधर एक कंडक्टर तो यहाँ है
और दूसरा कंडक्टर इन्फिनिटी पे है, तो सारा चार्ज छोटे कंडक्टर और बड़े कंडक्टर के बीच में ही हो रहा होगा। ठीक है, थ्योरेटिकल है, थोड़ा समझ में आ गया, समय आ रहा होगा। अब कैपेसिटेंस मैंने बता दी, इट इज द एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या मैं बोल सकता हूं अगर मेरी कैपेसिटेंस ज्यादा है तो मैं चार्ज भी ज्यादा ले पाऊंगा, मैं ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाऊंगा, और ज्यादा चार्ज अगर स्टोर कर पाऊंगा तो वो तो अच्छी बात है ना, वो तो अच्छी बात है ना, क्योंकि मैं ज्यादा चार्ज स्टोर कर पा रहा हूं, वही काम है कैपेसिटर का। हाँ जी है। तो मैंने कहा कोई भी एक रैंडम आप जैसे कंडक्टर ले लो, और ये कंडक्टर है, और इसके ऊपर मैं इन्फिनिटी से कुछ dq चार्ज लेकर आता हूं और इसके ऊपर मैं चढ़ा रहा हूं, तो क्या हो रहा है उससे इसके अराउंड पॉजिटिव dq, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। अब आप मुझे बताओ इस छोटे से dq चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में क्या कुछ थोड़ा सा वर्क डन करना पड़ा होगा, और वो छोटा सा जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला क्या है, v dq। ठीक है, इसे आप v dq लिख दो या फिर चाहे आप डेल्टा v dq लिख दो, एक ही बात है, हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। हाँ जी लिख सकते हैं। अब अगर ये वाली जो मैंने कंडक्टर बनाया है इसका पोटेंशियल हाई है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हाई है, तो क्या मैं बोल सकता हूं अगर v हाई है, अगर v हाई है तो वर्क डन भी हाई होगा, वर्क डन भी हाई होगा तो कैपेसिटेंस कम होगी। नहीं समझ में आया? मैंने कहा कि यार ये जो आपका कंडक्टर है इसका पोटेंशियल हाई है, पोटेंशियल हाई है, तो इन्फिनिटी से एक छोटा सा चार्ज यहां तक चढ़ाने में मुझे बहुत वर्क डन करना पड़ रहा होगा, बहुत ज्यादा मैं मेहनत कर रहा हूं, तब जाके इस पे एक छोटा सा dq चार्ज चढ़ पा रहा है। तो मैं कह रहा हूं अगर इतनी मेहनत लग पा रही है तो शायद मैं उतना चार्ज इस पे इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा। हां जी, तो जब मेरा पोटेंशियल हाई होता है तो मुझे ज्यादा वर्क डन करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी चार्ज चढ़ाने में ज्यादा जोर लग रहा है, तो मैं बोल सकता हूं उसकी कैपेसिटेंस कम हो गई कि वो अपने ऊपर कम चार्ज चढ़ा पा रहा है। वहीं पर एक ऐसा कंडक्टर है मान लो जिसका पोटेंशियल लो है, क्या है, पोटेंशियल लो है, तो क्या मैं बोल सकता हूं उसके ऊपर चार्ज चढ़ाने का वर्क डन भी कम होगा। अरे एक कंडक्टर है जिसका पोटेंशियल कम है तो मैं इन्फिनिटी से चार्ज लेकर आऊंगा और उस पर आसानी से चढ़ा दूंगा, मैं लेके आऊंगा इन्फिनिटी से आसानी से चढ़ा दूंगा, मैं इन्फिनिटी से लेके आऊंगा और आसानी से चढ़ा दूंगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं इसकी कैपेसिटेंस हाई है। हाँ, अब आप में से काफी बच्चों के एकदम से दिमाग में चढ़ रहा होगा भैया ये इन्फिनिटी से ऐसे पकड़ के चार्ज लेके कैसे चढ़ा रहे हो, क्या खुद हाथ में लेके आप चार्ज लेके आ रहे हो और चढ़ा रहे हो? मैंने कहा नहीं 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 नहीं, आगे आपको वो चीज पढ़ा रहे होंगे, पर अगर आपके अंदर जिज्ञासा जाग चुकी है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे ऊपर भी हमने कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2 लिया था और मैंने कहा था कि भाई कंडक्टर 2 से कुछ dq1 चार्ज आया होगा। कैसे आया होगा? मैंने कहा इस प्रकार से आया होगा कि मान लो मैंने एक सर्किट बना दिया, इधर एक बैटरी लगा दी, ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूं ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये पूरा यहां पे भी पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, समझ रहे हो? तब होगा क्या, इस पॉजिटिव टर्मिनल को देख के इस कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या बोलेंगे, आजा आजा, ठीक है भाई हम तो चले जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के इस तरफ आने लग जाएंगे, ठीक है, और ये ऐसे फ्लो होने लग जाएंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज चढ़ रहा है, यस, और ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां पे, इसके ऊपर जाके गिर जाएगा, तो इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, इधर नेगेटिव 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 चार्ज बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से चार्ज का लेन देन किया जाता है। और यहां पे ये क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक यूनिट चार्ज को अगर मैं यहां से यहां पटकता हूं तो वो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होता था। आई होप हमें कुछ कुछ चीजें यहां पे थोड़ी थोड़ी क्लियर होती जा रही होंगी, ऑल्दो हमने अभी ढंग से शुरुआत भी नहीं करी है कैपेसिटर की, पर हमारे बेसिक्स थोड़े थोड़े बनते जा रहे होंगे, राइट। तो मैंने कहा ओके, तो अब हम कैपेसिटेंस थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। अब इसमें नोटिस करो यार एक चीज, क्या नोटिस करना है कि यार इसका फॉर्मूला तो था क्या कि कैपेसिटेंस जो होता है वो Q बटा V होता है, यस, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। क्या बात कर रहे हो भैया, अभी तो आपने बोला Q और V के ऊपर ही डिपेंडेंट है, फॉर्मूला में ही आपने लिख दिया C इज इक्वल टू Q बटा V, तो Q और V दोनों पे डिपेंडेंट होगा ना। मैंने कहा नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है,
इसको यार कुछ आप उस प्रकार से समझ सकते हो, जैसे अगर आपने जब रेजिस्टेंस पढ़ा था, ओम्स लॉ आपने पढ़ा था, तो हमारा R इज इक्वल टू V अपॉन I आया था, जहां पे I आपका करंट होता था, याद आ रहा है आपको। पर फिर भी जो रेजिस्टेंस है वो ना V पे डिपेंड करता था ना I पे डिपेंड करता था। अरे रेजिस्टेंस क्या है? बल्ब है, बल्ब के अंदर रेजिस्टेंस होता है। अब चाहे आप उसमें से बिजली पास करो, ज्यादा करो, कम करो या ना करो, उस बल्ब का रेजिस्टेंस तो उतना ही रहता है, वो तो डिपेंड नहीं करता, ना I पे करता है ना V पे करता है। उसी प्रकार से किसी भी बॉडी की कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस मतलब चार्ज कितना वो स्टोर कर सकता है अपने अंदर, वो इररिस्पेक्टिव होता है कि उसकी Q की वैल्यू क्या है और V की वैल्यू क्या है। तो भैया फिर किस चीज पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, कि उसकी शेप कैसी है, क्या वो सर्कुलर है, क्या वो सिलेंड्रिकल है, क्या वो पैरेलल प्लेट टाइप है, उसकी साइज कितनी है, कितना बड़ा है वो, और जो आपके दो कंडक्टर हैं उनके बीच में ये दूरियां कितनी हैं, सेपरेशन कितना है, इन सब चीजों के ऊपर मैटर करता है। आई होप हमें ये चीज समझ में आ गई होगी। एमसीक्यू के अंदर अगर एज अ 1 मार्कर आता है तो हम अकॉर्डिंगली लिख पाएंगे, राइट? ग्रेट। तो धीरे धीरे आप सभी लोगों के साथ यार मैं कंफर्टेबल होता जाऊंगा इस प्लेटफॉर्म पे। अभी तक जब भी मैं पढ़ाता था तो हमेशा एक आगे लाइव ऑडियंस होती थी, तो बच्चों के ही बात कर करके ही कभी उनसे ही मजाक, हंसी मजाक हुआ करता था। अब मैं अभी जब बात कर रहा हूँ तो आगे एक कैमरे साहब हैं और इन कैमरा साहब से बात हो रही है। पर मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जैसे जैसे 3rd 4th 5th लेक्चर आ रहा है, इस कैमरे के साथ भी कंफर्टेबल होया और जा रहा है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कैमरा के अंदर बैठे हैं और मैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे और लेक्चर आएंगे आपको वही ओरिजिनल अमन धत्तरवाल मिलेगा जो आपको पहले मिला करते थे। क्योंकि एक बच्चे ने कहा कि भैया आप पहले करते थे कि अरे ये क्या क्वेश्चन सॉल्व किया, एक चप्पल फेंक के मारूंगा, या फिर आप ऑल लो क्वेश्चन हुआ नहीं मेरे बच्चे से। ये सारी चीज़ें मिसिंग है। ऑल दो थोड़ी जो नए बच्चा उन्हें क्रीपी लग सकती है ये, पर आएंगे हम अपने नॉर्मल फॉर्मेट के अंदर विद समय। तो चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन करने से पहले हमें स्फेरिकल कैपेसिटर का यार क्वेश्चन है, तो पहले स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ लेते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है? इट इज एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। ये है सिंगल आदमी, ठीक है। तो ये खुद अपने आप में तो कंडक्टर 1 है और इसका कंडक्टर 2 इसकी नेहा है सपनों में इन्फिनिटी के ऊपर। तो इट कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंगल आइसोलेटेड हॉलो, अंदर से भी हॉलो है ये, मेटालिक स्फेयर। इट स्टोर्स एनर्जी इन द रीजन फ्रॉम इट्स सरफेस टू इंफिनिटी। देखा आपने मैंने जो कहा था कि यार पहला तो कंडक्टर ये खुद हो गया और दूसरा इसकी साथी कहां है? वो इंफिनिटी पे है, वो इंफिनिटी पे है। तो इट स्टोर्स एनर्जी, अपनी एनर्जी कहां स्टोर करता है ये? इन द रीजन फ्रॉम इट्स सरफेस टू इंफिनिटी, कि ये वाला जो सरफेस है से लेके इंफिनिटी, ये वाला जो पूरा रीजन है, ये वाला जो पूरा रीजन है, इसके अंदर आपकी एनर्जी स्टोर होती है। क्या हमें ये चीज समझ में आई यहां पे? मैंने कहा यस, आ गई। तो ये कह रहा है कंसीडर अ हॉलो मेटल स्फेयर, ये अंदर से हॉलो है यार, खोखला है ये, जिसका चार्ज Q है एंड रेडियस R है। इसके ऊपर चार्ज तो Q है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने इसके ऊपर, और इसकी रेडियस हमने R ले रखी है। द पोटेंशियल एट इट सरफेस कैन बी रिटन एज, ये पूछ रहा है। चलो अब इसका बेसिकली हमें यार कैपेसिटेंस निकालना है, जो ये फॉर्मूला है किस प्रकार से निकाल सकते हैं। मैंने कहा ओके थोड़ी सी जगह दे दो, हम अभी निकाल लेंगे इसको। तो मान लो ये मेरा स्फेरिकल वही आइसोलेटेड कैपेसिटर कंडक्टर हो गया, ठीक है। इसके ऊपर मेरा पॉजिटिव चार्ज चढ़ा हुआ है, बहुत बढ़िया। ये इसका सेंटर है और ये इसकी रेडियस R हो गई। अब मुझे बताओ, जब भी एक हॉलो स्फेरिकल शेल होता था, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था पार्ट 1 के अंदर कि यार आपका पोटेंशियल क्या होता है एक स्फेरिकल शेल की वजह से। तो आई गेस हमें याद होगा कि V इक्वल टू हमारा KQ/R होता है। यस, किसके लिए? आपका हॉलो स्फेरिकल शेल के लिए, हॉलो स्फेरिकल शेल के लिए। हाँ भैया ये मेरे को पता है। अब V अगर मुझे पता है, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि C इज इक्वल टू Q/V होता है, राइट। और आपको चार्ज Q भी बता रखा है कि इसके ऊपर यार +Q चार्ज चढ़ा हुआ है। V आपने इधर से निकाल सकते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ C इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा?
Q अपॉन K Q बटा R। तो क्या Q और Q कट नहीं जाएगा? ये R तो चला गया ऊपर और नीचे रह गया K। K अपने आप में क्या होता था यार? ये होता था 1/4πε0। तो क्या मैं बोल सकता हूं कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या हो गया? 4πε0 R। तो ये मैंने कैपेसिटेंस निकाल दी हमारे स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए C इक्वल टू 4πε0 R। अब यहां पे आप देखो प्रूफ भी मिल जाएगा आपका। हमारा फॉर्मूला C का क्या था? Q बटा V। और मैंने आपको क्या कहा था कि ना तो चार्ज पे डिपेंडेंट होगा ना पोटेंशियल पे डिपेंडेंट होता है क्या? कैपेसिटेंस। और जब अब पहला आपका फॉर्मूला निकल के आया है 4πε0 R, आप देख भी सकते हो ना Q पे डिपेंडेंट है ना V पे डिपेंडेंट है। अब किस चीज पे डिपेंडेंट है? सिर्फ R पे डिपेंडेंट है। देख रहे हो R आपका क्या डिसाइड करता है? क्या मैं बोल सकता हूं आपकी साइज कितनी होगी वो डिसाइड कर रहा है। साथ में आपका एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है। एप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी। ठीक है, वैक्यूम, तो वैक्यूम के अंदर यार हमारी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है। अगर कोई दूसरा मीडियम होता तो ये एप्सिलॉन नॉट की जगह कुछ और आ रहा होता। तो बस ये C इज ओनली डिपेंडेंट ऑन R एंड एप्सिलॉन नॉट, ये चीज भी हमें समझ में आ गई। अगर MCQ में पूछा जाता है कि बताओ भाई स्फेरिकल जो आपका कैपेसिटर है वो उसकी कैपेसिटेंस किस किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, आपसे 4 ऑप्शन पूछ लिए, सही वाला आप अब टिक कर सकते हैं। आगे जनाब हम चलते हैं, और ये यार अब आपके कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर हैं। ठीक है, फिर सिमिलरली आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी है जो कि आपके रिमोट वगैरह में इस्तेमाल होता है। इन दोनों को मैं आखिर में कराऊंगा आपको, पहले मैं दूसरी चीजें कराऊंगा। पहले तो एक छोटा सा MCQ ही कर ले, 1 मार्कर कर लेते हैं। 1 मार्कर भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत लल्लू क्वेश्चन है। इफ R इज इक्वल टू 5 मीटर, आपको एक स्फेरिकल कैपेसिटर दे दिया है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, उसकी रेडियस आपको 5 दे दी। बताओ इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? मैंने कहा लल्लू फॉर्मूला C इक्वल टू 4πε0 R हमारा होता था। तो 1/4πε0 की 4πε0 की हमें पता है 9 × 10⁻9 होता है। रेडियस आपका 5 है, तो इतना मेरा फैरेड हो गया है। अच्छा, फैरेड से याद है आपको SI यूनिट तो शायद मैं बताना ही भूल गया था ऊपर जब मैंने कैपेसिटेंस आपको पढ़ाया था। यार ये जो हमारी कैपेसिटेंस होता है इसका SI यूनिट क्या होता है? फैरेड। क्या होता है इसका SI यूनिट? इसका SI यूनिट होता है फैरेड। F से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे। और फैरेड अपने आप में काफी बड़ी क्वांटिटी होती है। जैसे कूलम का मैंने बताया था, 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? पहले चैप्टर में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। उसी प्रकार से फैरेड भी एक बड़ी क्वांटिटी, तो आपको मैक्सिमम यूं दिख रहा होगा। माइक्रो फैरेड में आपकी सारी यूनिट्स आपको न्यूमेरिकल्स के दौरान दिख रही होंगी, डरना मत, है ना। अब नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं यार। अच्छा, नेक्स्ट चीज के ऊपर आने से पहले, अब ये जो हमने यार स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ा, आप में से दिवाफियों के दिमाग में आ सकता है भैया स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ चुके, तो अब अलग अलग टाइप के कैपेसिटर क्यों हैं? सिलेंड्रिकल क्यों है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्यों है? ये सारे हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। क्यों है ये? मैंने कहा क्योंकि यार जब हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर सबसे पहले आया था, इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स क्या थे कि यार ये जब अकेला है, एक तो इसकी कैपेसिटेंस बहुत कम है, वेरी लो कैपेसिटेंस। लो कैपेसिटेंस मतलब कि यार ये चार्ज बहुत कम स्टोर करेगा अपने अंदर। क्यों चार्ज बहुत कम स्टोर करेगा अपने अंदर? इसलिए क्योंकि अगर आप इसका फॉर्मूला भी देखोगे 4πε0 R, ये जो वैल्यू निकल के आएगी 9 × 10⁻9, ये ऊपर जब न्यूमरेटर में जाएगा, बहुत कम कैपेसिटेंस ये स्टोर कर पा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि एनर्जी इज नॉट बाउंडेड। इसकी रेडियस इसके सरफेस से लेके इंफिनिटी तक के बीच में सारी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। मान लो आपके रिमोट में जो सिलेंड्रिकल आपका कैपेसिटर है, सेल है आपका, उसके अंदर कुछ एनर्जी है, उसके अंदर कुछ चार्ज स्टोर्ड है, वो छोटी सी दूरी में उतना कुछ चार्ज स्टोर्ड है। अब उसी सेल का चार्ज अगर मैं उसके सेल के सरफेस से इंफिनिटी तक ऐसे संसार में बांट दूं कि यार ये छोटा सा चार्ज था, ये पूरे यूनिवर्स में बांट देते हैं, तो आप क्या देख रहे हो? वो चार्ज बाउंडेड नहीं है, तो कैपेसिटेंस बड़ा कम हो गया, मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता उसे, बिखरा पड़ा है वो हर जगह। चीज हमें समझ में आई? आई होप हम फील कर पा रहे होंगे। ठीक है, एक जो रिमोट का सेल था उसके अंदर तो जो चार्ज है वो डिफाइंड है, उस सेल के अंदर ही सारा का सारा चार्ज है। तो मेरे को जैसे ही इस्तेमाल की जरूरत पड़ती है, मैं एकदम से रिमोट के अंदर लगाता हूं, या मेरा काम हो गया, एकदम से चार्ज मुझे मिल रहा है।
पर इस स्फेरिकल कैपेसिटर के केस में तो इसके सरफेस से लेके इन्फिनिटी के बीच में वही छोटा सा चार्ज स्प्रेड हो गया, अब वो इस्तेमाल करने योग्य ही नहीं है। मतलब मुझे अगर खाना खाना है तो मैं एक थाली में ही सारा खाना रखूंगा ना, पता चला मेरी जो रोटी है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके पूरी दिल्ली में बिछा दिया गया है, तो अब मैं वो खाना कैसे खाऊंगा जब मुझे भूख लगेगी। आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं। इसी से यार हमारे आए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। क्या आए हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या होता है इसके अंदर, दोबारा दो कंडक्टर होंगे, एक जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये अपने आप में कुछ प्लेट होती हैं, ये प्लेट हैं, ऐसी प्लेट्स ही हैं, ठीक है, ये प्लेट हो गई। इन दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन होता है डी, जो कि बहुत कम होता है। ये दोनों प्लेट जो होती हैं ये बहुत पास होती हैं एक दूसरे के, बीच का जो सेपरेशन है डी वो बहुत कम होता है। अब ये जो दोनों प्लेट हैं इनका एरिया सेम रखा जाता है, एरिया सेम रखा जाता है। अब एरिया सेम क्यों रखा जाता है आप पूछ सकते हैं, भैया मैं क्या छोटी बड़ी नहीं रख सकता? रखने को रख सकते हो, पर हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि यार इसके ऊपर अगर प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर अगर माइनस क्यू चार्ज है, तो इस पूरे के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, और इस प्लेट के ऊपर जो माइनस सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो। समझ में आ रहा है? सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Q/A। अब दोनों का एरिया अगर सेम होगा तभी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी दोनों तरफ सेम होगी, और सेम होगी तो हमें सहायता मिल रही होगी, अभी हम आगे देख रहे होंगे। अब जनाब D इज वेरी स्मॉल, पहला हमें यह पता चल गया। और दूसरा लार्ज प्लेन कंडक्टिंग प्लेट्स, ये जो प्लेट होती हैं ये बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं इन्हें कि यार इनफाइनाइट प्लेट्स हैं। अब आप बोलोगे भैया इनफाइनाइट प्लेट्स तो कुछ होता ही नहीं। होता है, देखो यार सब कुछ है ना बहुत रिलेटिव होता है। रिलेटिव इन द सेंस कि मान लो मैं अपने आप में एक बैक्टीरिया हूँ, यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये मेरा हाथ अपने आप में एक प्लेट की तरह काम कर रहा है। अब वो बैक्टीरिया अगर यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए और उसके बाद इस हाथ को देखे, तो क्या मैं बोल सकता हूँ उसे इनफाइनाइट लगेगा कि अरे यार इतना बड़ा हाथ, इतनी बड़ी प्लेट, ठीक है। और सिमिलरली दूसरी तरफ भी मैं ये प्लेट लिया हूं और बैक्टीरिया इन दोनों के बीच में है, तो क्या करेगा, अरे इतनी बड़ी प्लेट है भाई, दोनों कितनी बड़ी बड़ी, और बीच का सेपरेशन बहुत कम है। चीज समझ में आ रही होगी हमें, राइट, ग्रेट। तो अब कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर निकालने की हमें बेसिक फॉर्मूला पता है क्या, C इज इक्वल टू Q/Δ V। आप बोलोगे भैया ये फॉर्मूला बदल दिया आपने, अभी थोड़ी देर पहले बोला C इज इक्वल टू Q/V है, अब आपने डेल्टा V कैसे बोल दिया? मैंने कहा जब मैंने V भी लगाया था तो V क्या होता है, पोटेंशियल नहीं होता, V इज ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि एब्सोल्यूट तो आप निकाल ही नहीं सकते। और ये जो डेल्टा V है इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, कि यार इस प्लेट और दूसरी वाली प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। इनफैक्ट जब हम स्फेरिकल कैपेसिटर भी पढ़ रहे थे जिसमें वो अकेला कंडक्टर था, तो अब भी आप पूछ सकते हो कि भैया जब हमने V निकाला, हाँ वो जो V निकाला वो अपने आप में डेल्टा V था, जहां पे इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है कितना था, KQ/R, उसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया था इन्फिनिटी पे जो इसका नेहा वाली कंडक्टर थी उससे, पर इन्फिनिटी पे मेरा पोटेंशियल 0 होता है। तो एक तरह से मैंने V माइनस V इन्फिनिटी जब किया था तो वो मेरा V ही निकल गया, क्योंकि V इन्फिनिटी तो 0 था मेरा। चीज समझ में आ रही है? जस्ट इनकेस किसी का डाउट आए कि भैया हमने स्फेरिकल कैपेसिटर में क्यों नहीं किया, हमने स्फेरिकल कैपेसिटर में भी डेल्टा V ही निकाला है, पर जो दूसरा कंडक्टर है वो तो इनफाइनाइट पे बैठा है, तो उसका तो पोटेंशियल 0 है, क्योंकि इनफाइनाइट पे तो हमने मान रखा है कि भाई इनफाइनाइट पे तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है और आपका पोटेंशियल भी अपना 0 है। ये ठीक है, ये हमने एक तरह से अपनी बेस लाइन बना रखी है। जैसे कोऑर्डिनेट बनाते हैं हम यार कि एक पॉइंट को हम ओरिजिन बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका कोऑर्डिनेट जो एक्सिस होता है वो आप कहीं पे भी बना सकते हो यूनिवर्स में, आप वहाँ पे बना सकते हो, आप इधर बना सकते हो, इधर बना सकते हो, जो ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्टिव में बनती है वो चीज़। तो इसी प्रकार से हमने इनफिनिट जो है उसको बोल रखा है कि यार वहाँ पे 0 है, तो हमारे वाले इस एरिया पे बताओ क्या होगा। ठीक है, आई होप हमें कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आगे चलते हैं। अब वही जो प्लेट है यार, उनको मैं बार बार अब इतना सुंदर डायग्राम बनाएंगे तो क्या है कि समय लगेगा, तो मैंने उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ये मेरी प्लेट नंबर 1 है और ये मेरी प्लेट नंबर 2 है। अब एक के ऊपर तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर होगा माइनस क्यू चार्ज। अब मुझे बताओ, दोबारा जाओ चैप्टर नंबर 1 में,
और चैप्टर नंबर 1 में जब आप जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट प्लेन शीट पढ़ा था आपने कि एक इनफाइनाइट प्लेन शीट होगी, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट होगी तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकलती थी? याद आ रहा है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट निकलती थी। यस और नो? सॉरी ये तो नेगेटिव है ना, तो इसके तो अंदर जाएगा। गलती हो गई बच्चों, गलती हो गई। तो इसके अंदर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इस तरफ से भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट जा रहा होगा। ये वाली पॉजिटिव है तो इसमें से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर की तरफ निकलेगा और इस तरफ भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर की तरफ निकलेगा। और हमने ये भी कहा था कि अरे यार यूनिफॉर्म लाइंस बनती हैं कि मतलब इनफाइनाइट तक जाएंगी। क्यों? क्योंकि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, किसी आर वगैरह पे तो डिपेंडेंट है ही नहीं। यहां पर और 10 किलोमीटर दूर दोनों जगह सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, आपकी पैरेलल लाइंस निकल रही होंगी। याद आ रहे हैं हमें? मैंने कहा हाँ याद आ रहा है। तो अब ये जो दोनों प्लेट हैं, प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 2, एक बार में एक प्लेट को देखते हैं। पहले क्या हम प्लेट नंबर 1 को देख लें? प्लेट नंबर 1 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं उनको मैंने ब्लू कलर में बनाया है। ये वाली दिख रही है ब्लू कलर। अब पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से बाहर निकल रही होंगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ऐसे ऐसे आगे तक भी जाती जाएंगी। आप कहोगे अरे भैया ये दूसरी बीच में प्लेट आ गई तो इसकी वजह से रुक नहीं जाएगी? नहीं रुकेगी, ठीक है, इसके थ्रू निकल जाएगी और आगे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होगी। क्यों जा रही होगी ये हम आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर चैप्टर में, जब हम डाइलेक्ट्रिक कर रहे होंगे तो आप देखना कि कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। अगर पिछले 10 शब्द ऊपर से चले गए थे तो डरना मत, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा ओके ये प्लेट है, इसकी वजह से यहां पर मेरा ये जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाली ब्लू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी जा रही है। अच्छा इन दोनों का मैग्नीट्यूड बताओ कितना है? क्या मैं बोल सकता हूँ ये भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है और ये भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। इसी प्रकार से मैंने अच्छा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर दिया। ये जो जा रही है ये आगे तक ऐसे जाए जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है और ये वाली भी इन्फिनिटी तक जा रही है। यस, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब जो माइनस क्यू वाली मेरी जो सेकंड प्लेट है जिसपे माइनस क्यू चार्ज है, मैंने कहा इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रही हैं उन्हें मैं ऑरेंज कलर में बनाऊंगा क्योंकि नेगेटिव है तो अंदर की तरफ आएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैंने कहा ग्रेट। तो ये इन्फिनिटी से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर घुस रही हैं, इसके अंदर घुस रही हैं। सिमिलरली दूसरी तरफ से इन्फिनिटी से ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलरली अंदर घुस रही हैं, इसके अंदर घुस रही हैं। इनका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, इसका भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। बेसिकली क्या मैं कह सकता हूं, हर जो एरो है चाहे ब्लू कलर की हो चाहे ऑरेंज कलर की हो, उसका सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब 3 रीजन में मैं इसको डिवाइड करूंगा, रीजन नंबर ए, रीजन नंबर बी एंड रीजन नंबर सी। अब ये जो रीजन नंबर ए है जो यहां से यहां तक है, दोनों प्लेट्स के लेफ्ट साइड वाला रीजन, क्या आप देख सकते हो ब्लू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो लेफ्ट में जा रही हैं, ऑरेंज वाली राइट में जा रही हैं, तो ये दोनों कट जाएंगी तो नेट मेरे पास क्या बचेगा? 0। अरे 0 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बची। अरे हाँ या ना? मैंने कहा ऑरेंज वाली जो राइट में जा रही थी और ब्लू वाली जो लेफ्ट में जा रही थी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था तो कट गई तो 0 बचा। मैंने कहा ओके। अब बी रीजन की बात कर लेते हैं। बी रीजन कौन सा है? जो दोनों प्लेट्स के बीच में है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ऑरेंज वाली राइट डायरेक्शन में जा रही है और ब्लू वाली भी राइट डायरेक्शन में जा रही है और दोनों का मैग्नीट्यूड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों का जब मैं जोड़ दूंगा तो क्या आ गया मेरे पास? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कि नेट दोनों की वजह से, प्लेट की वजह से, पहली वाली प्लेट की वजह से इस तरफ जा रहा है, दूसरी वाली प्लेट की तरफ से इस तरफ बुला रहा है, तो दोनों को जोड़ दूंगा। फिर मेरा सी रीजन आ गया। सी रीजन है मेरा ये वाला रीजन। अब इसके अंदर आप देखोगे तो ऑरेंज वाली तो जा रही है लेफ्ट में, ब्लू वाली जा रही है राइट में। इन दोनों में बात बन नहीं रही तो इन दोनों ने एक दूसरे को काट दिया, 0 बन गया। जिंदगी आसान हो गई कि ओके दोनों प्लेट के लेफ्ट वाली साइड में 0, दोनों प्लेट के राइट वाली साइड में 0 और दोनों प्लेट के बीच में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमने यहां पे लिख रखा है। आसान? मैंने कहा हाँ जी आसान। सिग्मा यहां पे क्या था? क्या कह रहे हो, रामायण खत्म हो गई, अब पूछ रहे हो राम कौन था? ये है हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी। आई होप हमें सबको पता ही होगा क्या है ये। चार्ज डिवाइडेड बटा टोटल एरिया। अब जो ई है मेरा,
क्या मैं बोल सकता हूं मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है? अभी अभी थोड़ी देर पहले निकाला था इसको हमने। अब मैंने एक और फॉर्मूला भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? चैप्टर नंबर 1 के अंदर, सॉरी चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 के अंदर, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी बटा आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन आर। भैया आर बोल रहे हो पर लिखा हुआ डी है। डी इसलिए लिखा है यार क्योंकि इन दोनों के बीच में जो आर था वो डी के बराबर था ना, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन था वो डी के बराबर था। मैं बेसिकली क्या करना चाह रहा हूं, मैं करना ये चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अरे यार मेरे को प्लेट 1 पता है, प्लेट 2 पता है, मुझे ये पता है इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। अब मुझे निकालना क्या है? अरे यार मुझे कोई इनके बीच का डेल्टा वी बता दो यार, पोटेंशियल डिफरेंस बता दो। क्यों बता दो? जिससे कि मैं कैपेसिटेंस निकाल लूं। अरे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता था? Q बटा V होता था। अरे यार Q तो मुझे पता है कि प्लेटों के ऊपर चार्ज कितना चढ़ रखा है, बस कहीं से V और पता चल जाए ना मुझे, तो मैं कैपेसिटेंस निकाल सकता हूं। अच्छा ये V कैसे निकालूं? क्या मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से निकाल सकता हूं? हाँ जी। तो हम क्या करेंगे अब? मैंने कहा यार आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता चल गई है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से समहाउ पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के उसको मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो कैपेसिटेंस निकल जाएगा। तो ये करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। दिस फॉर्मूला वाज व्हाट? E इज इक्वल टू माइनस डी बटा आर। आर मेरा यहां पे D के बराबर है। D इज व्हाट? D इज द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। तो क्या मैं बोल सकता हूं अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूंगा दोनों तरफ तो ये नेगेटिव साइन हट जाएगा तो dv बटा d हो जाएगा। dv बेसिकली क्या होता है? छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मैं उसको डेल्टा वी भी बोल दूं? क्योंकि यहाँ छोटे वोटे की बात तो हो नहीं रही, यहाँ पे तो पूरा हम जानना चाहते हैं इन दोनों प्लेट के बीच में भाई पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो डेल्टा वी बटा डी। तो डेल्टा वी इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा भाई? ई तो था ही और डी को उस तरफ और फेंक दो तो मेरा ईडी बन जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मेरा? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आप बोलोगे भैया सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट है। एक ही बात है यार, इस सिग्मा को मैंने जब खोल दिया तो वो Q अपॉन ए हो गया। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट आपका था ही, तो मैंने कहा ओके देखो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और ये D आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरा डेल्टा V निकल के आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ भैया आ गया। अब मैं क्या कहूँगा? वही जो करना था, कैपेसिटेंस निकाल लूंगा। Q पता है, डेल्टा V पता है, बस कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो Q अपॉन डेल्टा V जो यहां निकाला था मैंने उसको मैं यहां लेके आ जाऊंगा। Q और Q मेरे कट गए, क्या बचा? एप्सिलॉन नॉट A बटा D, और ये मेरा कैपेसिटेंस निकल गया है। किसका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का। और फिर से नोटिस करो, क्या ये जो मेरी कैपेसिटेंस निकला है ये ना तो Q के ऊपर डिपेंडेंट है ना V के ऊपर डिपेंडेंट है, ना तो ये Q के ऊपर डिपेंडेंट है ना ये V के ऊपर डिपेंडेंट है। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये तो जनाब D के ऊपर, कि इन दोनों प्लेटों के बीच में नजदीकियां कितनी हैं और दूरियां कितनी हैं उस पर डिपेंडेंट है। एरिया पे डिपेंडेंट है कि प्लेट कितनी बड़ी बड़ी हैं, और एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंडेंट है कि यार किस मीडियम में है, वैक्यूम में है या बाहर हैं। भैया ये जो वैक्यूम का तो आपका समझ में आ रहा है, आप बार बार एप्सिलॉन नॉट लिख देते हो, कल को कोई दूसरा मीडियम आ गया तो क्या लिखेंगे? मैंने कहा चैप्टर खत्म थोड़ी ना हो गया, अभी आगे सारी चीजें आ रही होंगी, आपके डाउट सॉल्व हो रहे होंगे। तो नोट करो, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ओनली अपॉन डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर, और यहां पर ये जो एरिया है ये बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू दिस D। दिस एरिया इज वेरी बिग एज कंपेयर टू दिस D। ठीक है, ये ध्यान रखें। अब एक नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं। ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी ये वाली साइड A है, जिसकी ये वाली साइड B है, और जिनके बीच की दूरियां कितनी हैं? C हैं। तो बताओ इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? मैंने कहा जी ये तो बहुत आसान है, अभी हमने देखा कैपेसिटेंस इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बटा D। भैया ये फॉर्मूले रटने हैं क्या? ऑब्वियसली रटने हैं, बोर्ड में आता ही कितना है, और ये तो कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा ओके एप्सिलॉन नॉट A कितना होगा यार? मैंने कहा A इज द एरिया ऑफ दिस प्लेट। एरिया ऑफ दिस प्लेट क्या है? A इंटू B ही तो है। तो मैंने कहा AB आ गया, और नीचे जो डिस्टेंस D है, D की जगह मैं क्या डाल दूंगा? C। तो ये मेरी कैपेसिटेंस निकल के आ गई। प्रश्न डन, पैसा हजम। ठीक है, नेक्स्ट एक और कर लेते हैं। आपको
दो सर्कुलर प्लेट दे दी, भैया भैया सर्कुलर प्लेट आ गई, क्या ये अलग टाइप का क्वेश्चन है क्या? मैंने कहा नहीं, सेम क्वेश्चन है। क्या बोला था? इनफाइनाइट प्लेट्स हैं। अब उस बैक्टीरिया को थोड़ी ना पता है, बैक्टीरिया जो इस प्लेट के पास बैठा है, इस हाथ के पास जो बैठा है, उसको थोड़ी ना पता है, वो तो इनफाइनाइट तक देख ही नहीं पा रहा, वो तो इसके कोने तक देख ही नहीं पा रहा, उसके लिए तो पैरेलल हो या सर्कल हो फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो दिस इज ऑल्सो अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समझ में आ रहा है? डर मत जाना कि यार ये तो सर्कल आ गया, लगता है कोई नया, नहीं नहीं, दिस इज द सेम। अब इसकी रेडियस आपको आर दे रखी है, तो दूसरे की रेडियस भी आर दे रखी है, ठीक है। इसके ऊपर मान लो कुछ प्लस क्यू चार्ज होगा, इसके ऊपर कुछ माइनस क्यू चार्ज होगा, पर उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। एग्जामिनर कह रहा है आप कैपेसिटेंस बताइए ना, तो हमने कहा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। किसका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ये एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी हर जगह मत लगा के आना, बस वहीं लगाना जब भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ रही हो। जैसे कि जब सिर्फ स्फेरिकल कैपेसिटर आ रहा हो तो क्या लगाओगे? कैपेसिटेंस इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जब पैरेलल प्लेट आएगा तब ये लगाएंगे, जब सिलेंडर आएगा तो सिलेंडर का अलग डिराइव कर रहे होंगे हम, ठीक है यार। तो एरिया ही बदलेगा बस, एरिया मेरा क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि भाई वो मेरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, नीचे डिस्टेंस वही डी रहा। आई होप हमें ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अब यार नोट्स में भी नज़र मार लेते हैं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 2014 में पूछा गया था, ठीक है, वही है। मैंने प्लेटें ऐसे बनाई थी, जनाब ने प्लेटें एनसीईआरटी में ऐसे बना रखी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे बात एक ही है, ठीक है। सारी चीज़ करने के बाद इनका भी वही कैपेसिटेंस आया एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। मैंने ये पन्ना इसलिए खोला है जिससे कि आपको ये बता पाऊँ कि ओके फ्रिंजिंग इफेक्ट क्या होता है या फिर एंड इफेक्ट ऑफ फील्ड क्या होता है। अब देखो यार, जब हमने चैप्टर 1 में इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, तो आपने देखा होगा हमने कहा था कि यार इससे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती हैं, पैरेलल होती हैं वो सारी की सारी, क्या होती हैं? पैरेलल, इस तरफ निकल रही हैं, ऐसी दूसरी तरफ भी निकल रही हैं, और इन दोनों की सबके बीच में इक्वी डिस्टेंस होता है। यस, ग्रेट। अब रियलिटी में जो कैपेसिटर होगा यार, ठीक है, वो इनफाइनाइट तो नहीं होगा यार, धरती से बड़ा नहीं होगा, वो छोटे छोटे ही होते हैं, पर हाँ एक बैक्टीरिया को लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है। बेसिकली मेन फंडा क्या है कि वो इतने पास होते हैं कि दिस डी इज वेरी 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 लेस एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ दिस प्लेट, राइट। अब होगा क्या कि वो प्लेट है, इनफाइनाइट तक तो जा नहीं रही, तो ये जो कोने होंगे ना, देखो बीच में तो सीधी की सीधी जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधी की सीधी तरफ आ रही हैं, पर कोनों में थोड़ी सी बेंड करेंगी। जैसे यहां से निकली तो रेडियली 90 डिग्री पे, पर फिर घूम के इसके अंदर रेडियली घुस गई, तो बस इसी को फ्रिंजिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या? द फील्ड लाइन बेंड आउटवर्ड्स एट द एजेस, कि जो प्लेट की एजेस होंगी उस पे फील्ड लाइंस थोड़ी सी बेंड हो जाती हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रिंजिंग इफेक्ट। तो अगर कुछ 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज फ्रिंजिंग इफेक्ट, तो आपको पता होगा कि यार नहीं, दिस कुछ नहीं होती, फील्ड लाइंस होती हैं जो कि बेंड आउटवर्ड्स एट द एजेस। मैंने कहा ओके। अब यार एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फिर से प्रीवियस ईयर हम सारे कर रहे हैं। अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस, अच्छा जी, इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ V वोल्ट। एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर को मैंने ऐसे बना दिया 1 सेकंड के लिए, और ये एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है, इसका कुछ V है और इसकी जो कैपेसिटेंस C है ये कुछ पता नहीं हमें अभी, ठीक है। द चार्ज स्टोर्ड इन इट इज़ 360 माइक्रोकूलम। तो चलो भाई अब पेन पकड़ ही लेते हैं हाथ में। तो ये कह रहा है कि भाई जो चार्ज है वो कितना है? 360 माइक्रोकूलम है। कैपेसिटेंस का हमें कुछ पता नहीं है। व्हेन द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट। अगर मैं पोटेंशियल को कम कर, इस केस में यार हमारा ये V था, ये C था, इसको हम बोल देते हैं केस 1। अब ये केस 2 में क्या कह रहा है कि इफ द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट, मतलब अब V की जगह V माइनस 120 वोल्ट है, तो ये कह रहा है देन द चार्ज स्टोर्ड इन इट बिकम्स 120 माइक्रोकूलम। तो मेरा चार्ज यहाँ पे 120 माइक्रोकूलम हो जाता है। मैंने कहा जी ओके। अब मुझे ये बताओ क्या कैपेसिटेंस सेम रहता है या बदल जाता है? मैंने कहा जिस प्रकार से बल्ब का रेजिस्टेंस नहीं बदलता, चाहे उसमें से बिजली जाए नहीं जाए, रेजिस्टेंस आपका सेम रहेगा, उसी प्रकार से कैपेसिटेंस तो Q और V पर डिपेंड ही नहीं करता, वो तो शेप और डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि अगर यहां पर C था तो इधर भी कैपेसिटेंस C ही रहेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं C का फॉर्मूला क्या था? अरे Q बटा V था। तो पहले में तो क्या डाल दो? 360 बटा V, और यहां से क्या निकाल के डाल दो
कि यार दिस इज इक्वल टू 120 अपॉन v माइनस 120। अब जनाब बस इसको सॉल्व कर दो, काम खत्म, पैसा हजम। तो जैसे ही इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको v की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ये तो सीधा ही कट गया, 3 बटा कट गया, तो 3v माइनस 360 इज इक्वल टू आपका ये v आ गया, तो v इक्वल टू 180 आ गया। आई होप आपका वो चीज़ क्लियर हो। देखो वही दे रखा है आपको कि v इज इक्वल टू 180 वोल्ट। अब सिमिलरली क्या आप c भी निकाल सकते हैं? अब तो निकाल ही लेंगे। मैंने कहा c इक्वल टू क्या था, q बटा v। q आपका 360 बटा v 180, डिवाइड करेंगे कितना बचा 2। तो मैंने कहा देखो 2 माइक्रोफैरेड, यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है वरना आधा नंबर पक्का गया, ठीक है। तो 2 माइक्रोफैरेड, और आधा नंबर का मतलब जो बोर्ड वाले बच्चे उन्हें पता ही है, आधा नंबर 1 के करीब का, मतलब बहुत दुख होगा कि मैंने पूरा पढ़ा और उसके बाद यार यूनिट में दिक्कत हो गई। और ये पता है कब हम गलतियां नहीं पकड़ पाते हैं। मान लो आपने चैप्टर तो पूरा पढ़ लिया, आपने समझ लिया पूरा, ठीक है, थ्योरी भी रट ली, पर आपने सैम्पल पेपर नहीं दिए, और सैम्पल पेपर दे दिए तो किसी से चेक नहीं करवाए। अब जैसे ही कोई चेक उन्हें करेगा तो आपको वो ऐसे गोला मार देगा, अरे देख यूनिट नहीं डाली। तो जब आपके स्कूल में मंडे टेस्ट हो रहे हों, हाफ ईयरली हो रहे हों, प्री बोर्ड हो रहे हों, उन्हें मिस नहीं करना। ऑनलाइन आ चुका है अभी कोरोना की वजह से, तो तब भी चीटिंग मत करना। वो बच्चे मत बनना वेब कैम के नीचे अरे सॉल्यूशन दे रखा है। हाफ ईयरली में है ना, 100 में से 100 भी ले आओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये बोर्ड एग्ज़ाम है 12वीं क्लास के, इनको यार हटाना बड़ा मुश्किल सा है, क्योंकि इनके बिना फिर बच्चे का कॉलेज एडमिशन कैसे हो। 10वीं वालों का तो फिर भी एक बार चलो हटा देते हैं वो कि यार कोई नहीं, 11वीं में ही तो जाना है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स में से कुछ ले लेंगे। पर 12वीं के बाद तो करियर डिफाइनिंग हो जाता है कि यार कॉलेज कौन सा मिलेगा, कट ऑफ कैसे लगेंगी। तो आपको अच्छे से देना है, ठीक है, मतलब कोई पेपर मिस मत करना, आलसी मत बन जाना कि यार कोई नहीं बाद में देखेंगे अपना, नहीं, हर एक को देखना है आपको, ठीक है। सैम्पल पेपर निकालने, इसलिए सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक करो, और एनसीईआरटी की सिर्फ बैक एक्सरसाइज, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, और ये नोट्स कर लो बस, ये वीडियोस अच्छे से देख लो। इनके आपने 5-6 बार रिवीजन कर ली। रिवीजन कैसे? आपने ये वीडियो देखा, नोट्स तो मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, उनको प्रिंट कराया, अपनी रफ कॉपी में लिख लिया, 4-5 बार हो गया, अब अपने सैम्पल पेपर करने स्टार्ट कर दिया आपने। ऐसे होगी आपकी प्रिपरेशन अच्छे से, ठीक है। जो आपके बोर्ड टॉपर्स हैं ना यार, वो 15-15, 20-20, 25-25 सैम्पल पेपर तक निकालते हैं, बताओ, तो हम क्यों ना निकालें। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इफ द टोटल वोल्टेज अप्लाइड हैड इंक्रीज्ड बाय 120 वोल्ट। ये कह रहा है कि यार चार्ज कितना स्टोर हो रहा होगा कैपेसिटर में इफ द वोल्टेज अप्लाइड हैड इंक्रीज्ड बाय 120। अब वोल्टेज मैंने 180 निकाली थी, अब ये कह रहा है 180 तो थी, उसमें 120 और जोड़ दो तो 120, टोटल कितना हो गया। क्या मैं बोल सकता हूँ जनाब ये मेरा हो गया 300 वोल्ट। अब ये जो 300 वोल्ट मेरा आया है, ये पूछ रहा है इसके अंदर चार्ज कितना स्टोर हो जाएगा। मैंने कहा देखो V इक्वल टू आपने 300 बता दिया, कैपेसिटेंस तो बदलती ही नहीं है, तो कैपेसिटेंस इक्वल टू 2 है, तो अब मैं क्या चार्ज नहीं निकाल सकता। Q इक्वल टू CV मेरा फॉर्मूला होता है, तो मैं 2 × 300 कर दूंगा, सो विच विल बी इक्वल टू 600 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो ये आपका 2 × ये टाइपिंग मिस्टेक है यार, ठीक है, दिस वोंट बी 400, दिस विल बी 300, ठीक है, एंड दिस वोंट बी 800, दिस विल बी 600, ये ठीक कर लेना, ठीक है। आई होप पकड़ जाओगे। 120 + 180 300 होता है, यहाँ पे एक छोटा सा टाइपिंग मिस्टेक आ गया है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं यार एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के बारे में, कि ये जो भी हम कैपेसिटर की बात कर रहे थे, पैरेलल प्लेट, या आगे हम जो सिलेंड्रिकल की बात करेंगे, चाहे हमारा स्फेरिकल क्यों नहीं था, इनके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है। बेसिकली जो मेरा छोटा सा सेल है जिससे रिमोट चलता है, उसके अंदर कितनी हम एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, ये हम जान रहे होंगे। सबसे पहला जो हमने पढ़ा था यार वो था स्फेरिकल कैपेसिटर, तो इसी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर है यार, इनिशियली क्या मैं मान सकता हूँ कि उसके ऊपर मान लो कुछ चार्ज Q इक्वल टू 0 था, कि इनिशियली तो वो बॉडी अनचार्ज थी, और उसके बाद धीरे धीरे मैं क्या कर रहा था, इन्फिनिटी से क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि यार ये तो अपने आप में क्या था, सिंगल आदमी था, और इसका जो पार्टनर कंडक्टर होता था वो हमने बात करी थी कि यार वो तो शायद इन्फिनिटी पे होता है, क्या होता है, इन्फिनिटी पे होता है। तो मैंने क्या कर रहा हूँ, इन्फिनिटी से अगर dq चार्ज मैं छोटा सा लेके आता हूँ, इसके ऊपर चढ़ाता हूँ, तो इसके ऊपर प्लस dq चार्ज होता था। इसी प्रकार से मैं और dq चढ़ाता जाऊँगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक टाइम t इक्वल टू टी पे इसके ऊपर शायद वो सारे dq का जब मैं समेशन कर दूंगा तो शायद कुछ q चार्ज आ चुका होगा।
सो एट टाइम t इक्वल टू टी क्या मैं बोल सकता हूँ चार्ज कितना हो गया होगा इसके ऊपर, स्मॉल q। यस, इनिशियली t इक्वल टू 0 पे मैंने क्या कहा कि यार इनिशियली तो कुछ चार्ज था ही नहीं, तो q इक्वल टू 0, फिर किसी टाइम t पर q इक्वल टू स्मॉल q हो गया होगा। अब इनिशियली यार पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मैंने कहा व्हेन देयर इज नो चार्ज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, तो डेल्टा v इक्वल टू 0 था। पर जैसे ही थोड़ा चार्ज आ गया टाइम t के ऊपर, क्या मैं बोल सकता हूं अब मेरा डेल्टा v इक्वल टू क्या हो जाएगा, q बटा c। ये कहां से लेके आए, वही फॉर्मूला कैपेसिटेंस वाला जो हमने पिछले पेज पे पढ़ रहा था कि डेल्टा v इक्वल टू q बटा c हो गया। फिर सिमिलरली बहुत देर बाद t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो रहा होगा, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे मैं क्या बोल सकता हूँ, चार्ज q इक्वल टू कैपिटल Q हो जाएगा। बेसिकली जो मैक्सिमम चार्ज पॉसिबल हो सकता था उतना आ जाएगा, विच इज डेल्टा v इज इक्वल टू क्या मैं बोल सकता हूँ, कैपिटल Q बटा c। मेरा c तो यार वही रहेगा क्योंकि कैपेसिटेंस बदलता है नहीं, इधर स्मॉल q की जगह कैपिटल Q आ रहा होगा। वैसे कितने लोगों को लग रहा है कि यार ये कुछ चार्ज कर रहे हैं क्या हम, जैसे सेल को चार्ज करते हैं, कुछ आपके चार्जेबल सेल भी आते हैं, कुछ वैसा ही नहीं लग रहा जैसे मोबाइल की बैटरी को चार्ज कर रहे हो। t इक्वल टू 0 पे चार्ज 0 था, फिर थोड़े टाइम बाद 40-50% बैटरी भर चुकी होती है, फिर t इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब काफ़ी देर बाद 100% बैटरी मेरी हो चुकी होती है। कुछ वैसा सा कुछ रिलेट आपको हो रहा हो। यहाँ पे हमारी कैपेसिटेंस तो यार उतनी रहेगी, इन तीनों केसेस में कैपेसिटेंस मेरी सेम थी क्योंकि वो किसी और सिर्फ साइज वगैरह पर डिपेंड करती है। अब मैंने कहा एट सम टाइम t को मैं इलेबोरेट करना चाहूँगा, क्या मैं बोल सकता हूँ किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसके पास चार्ज Q आ चुका था, बेसिकली मेरा मोबाइल 40-50% चार्ज हो चुका था, ठीक है, टाइम t था, कैपेसिटेंस c थी, और अभी भी मैं इन्फिनिटी से काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था, छोटे छोटे चार्ज dq लाने के लिए छोटा छोटा वर्क डन कर रहा था। बेसिकली मैं चार्ज को पकड़ के लेके आ रहा था और इस कंडक्टर के ऊपर चढ़ा रहा था, चार्ज को पकड़ के ले रहा था, कुछ वर्क डन कर रहा था और इसके ऊपर मैं चढ़ा रहा था। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो छोटे छोटे वर्क डन मैं कर रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा v इंटू डी क्यू। मैंने कहा हाँ ये तो हमने पढ़ ही रखा है, ये तो मैं शायद 8वीं 10वीं बार अब ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब सबको मतलब हो गया होगा ये कि यार मेरा v इक्वल टू क्या होता था, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय q, राइट। और हमें पता है कि यार w इज इक्वल टू डेल्टा u होता है, विच इज इक्वल टू uf माइनस ui मेरा हमेशा 0 हो रहा है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ w इक्वल टू uf, तो बेसिकली आप v इक्वल टू w बटा q बोल सकते हो, तो W इक्वल टू V इंटू क्यू बोल सकते हो, वही यहाँ पे बोला गया है। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और dq छोटे से चार्ज की बात यहाँ पर हो रही है। तो मैंने कहा ओके dW, अच्छा अब डेल्टा V को मैं Q बटा C लिख सकता हूँ, तो मैंने कहा लिख दिया जी Q बटा C dQ। ये क्या करना पड़ रहा है, छोटे से dW के लिए। तो टोटल मेरे को कितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा होगा, मैंने कहा टोटल वर्क किसमें, जब मैं अपना चार्ज Q इक्वल टू 0 से कंप्लीट चार्ज कर रहा हूं इसको Q तक, कितना वर्क मेरे को करना पड़ गया होगा वो सारे छोटे छोटे dq लेके आने में। तो मैं बोल सकता हूं यार ये जो C है 1/c को तो बाहर निकाल लो क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, अंदर मेरा क्या बच जाएगा, ये Q dq बच जाएगा, और मेरी लिमिट्स जाएंगी चार्ज 0 से लेके चार्ज Q तक। जैसे ही मैं ऐसे करूंगा तो क्या आपको फील आ रही है, ये क्या बच जाएगा मेरे पास, Q² बटा 2। इसमें जैसे ही आप लिमिट डालोगे 0 से लेके कैपिटल Q, तो आपके पास बच जाएगा कैपिटल Q² बटा 2c। तो ये मेरा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो गया, ठीक है। अब यार मुझे ये बताओ, क्या हमें ये भी पता है Q इक्वल टू CV फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, Q इक्वल टू CV हमारा फॉर्मूला होता है। अब जो मैंने वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला निकाला Q² बटा 2c, ये रट लेने आपको, ठीक है। क्या Q की जगह मैं CV डाल सकता हूँ, तो मेरा ये क्या बन जाएगा, Q² की जगह मेरा बन जाएगा C² V² में एक स्क्वायर ये C से काटा, तो मेरा एक और फॉर्मूला बन गया हाफ CV²। अब मुझे ये भी पता है कि कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होता है यार, दिस इज नथिंग बट Q बटा V। भैया कर क्या रही हो, अरे यार वही बार बार फॉर्मूला सेम है, उसे अलग अलग तरीके से लिख के इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार जो मेरा Q² बटा 2c है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, Q² बटा 2c, Q को अलग अलग तोड़ दो, Q बटा 2 और ये Q बटा c, इस Q बटा c को क्या मैं V लिख सकता हूँ, तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा 1/2qV। पॉइंट बीइंग यार ये वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या है, uf माइनस ui मैं लिख सकता हूँ, और इनिशियल एनर्जी क्या थी, 0 थी। भैया इनिशियल एनर्जी यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी मतलब t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे इसके ऊपर चार्ज 0 था, पोटेंशियल 0 था, इसके ऊपर एनर्जी 0 थी, इसने कोई चार्ज अपने ऊपर स्टोर नहीं कर रखा था, तो मैं बोल सकता हूँ इनिशियल एनर्जी 0 थी।
फाइनल इसके पास कितनी, जब इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज आ गया, इसने अपने ऊपर कितनी एनर्जी स्टोर कर रखी है, वो हो गई हाफ CV² लिख सकते हो, आप चाहो तो उसे हाफ QV लिख सकते हो, आप चाहो तो उसे Q²/2C लिख सकते हो। ये जो हमने एनर्जी का फॉर्मूला लगाया है कि कितनी एनर्जी स्टोर होती है एक कैपेसिटर के अंदर, दिस अप्लाइज फॉर ऑल कैपेसिटर्स। हम अभी बाकी शेप्स लेंगे, उसमें भी हम देख रहे होंगे कि ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको जनाब हमें अच्छे से याद कर लेना है। नोट करो कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कि भाई मैं जो एक्सटर्नल मेरा हाथ था, ये जो DQ चार्ज लेके इस कंडक्टर पर डाल रहा था, ठीक है, इसके द्वारा जो वर्क डन करा गया, वो सारा का सारा वर्क डन ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। ठीक है, असली में हाथ लेके नहीं आता है, असली में हम बैटरी लगाते हैं जिसकी वजह से चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं। हमें चीज़ समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम पढ़ चुके थे, अब हम ये बात करेंगे कि ये जो दोनों प्लेट हैं इनके बीच में एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, एनर्जी कितनी स्टोर्ड है। अभी मैंने आपको पिछले पेज पे बताया कि ये जो एनर्जी का आपने फॉर्मूला निकाला है हाफ CV² Q²/2C, ये सभी कैपेसिटर्स पे एप्लीकेबल होगा। तो मतलब यही सेम फॉर्मूला आना चाहिए अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए डिराइव करूं। हाँ जी, तो करके देख लेते हैं। मैंने कहा इनिशियली मान लेते हैं कि T=0 की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। यस, ये खाली बैठी है, दोनों प्लेट हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मान लो मैंने कुछ सर्किट वर्किट बना दिया जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कुछ DQ चार्ज इधर से इस तरफ जा रहा है, तो इधर तो प्लस DQ चार्ज हो रहा है, इधर माइनस DQ चार्ज हो रहा है, और ये काम करने के लिए मुझे छोटा सा DW कुछ करना पड़ा होगा, और ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ बाय टाइम T थोड़ा सा चार्ज चढ़ चुका होगा इन प्लेट्स के ऊपर, मतलब इसके ऊपर कुछ प्लस Q चार्ज आ गया होगा, इसके ऊपर कुछ माइनस Q चार्ज आ गया होगा, और टाइम T=∞ पे क्या हो जाएगा, बहुत समय बाद ये हो रहा होगा कि यार फुल चार्ज हो जाएंगी मेरी प्लेट जो है, मतलब इसके ऊपर प्लस Q आ जाएगा और इसके ऊपर माइनस Q आ जाएगा। अब कैपेसिटेंस तो यार तीनों स्टेजेस में क्या मैं बोल सकता हूँ मेरी सेम रहेगी, क्योंकि वो तो डिपेंड करती नहीं कि टाइम पे या चार्ज पे या पोटेंशियल पे, तो मैंने कहा कैपेसिटेंस तो तीनों पे सेम रहेगा। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका मुझे फॉर्मूला पता है, दिस इज इक्वल टू Q/C। भैया ये आपको फॉर्मूला कहाँ से, मैंने कहा C=Q/V हमने पढ़ रखा है कैपेसिटेंस का, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। जब फुल चार्ज हो जाएगा तो डेल्टा V मेरा क्या हो जाएगा, इट विल बी Q/C। मैंने कहा ये बेसिक चीज़ें मेरे अब समझ में आने लग गई हैं। अब मैंने कहा हम स्टडी कर लेते हैं किसको, एट टाइम T क्या हो रहा होगा। एट टाइम T क्या मैं बोल सकता हूँ जनाब, क्या इसके ऊपर प्लस Q चार्ज आ चुका होगा, इसके ऊपर वही माइनस Q चार्ज आ चुका होगा, ये जो पूरी प्लेट है इस पर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये वाली जो प्लेट है इस पर नेगेटिव चार्ज ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और अब अगर मैं नेगेटिव प्लेट से कुछ DQ चार्ज इसके ऊपर डालता हूँ, कुछ DQ चार्ज और डालता हूँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ मुझे उसके लिए कुछ डी वर्क करना पड़ेगा, छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा। और ये जो छोटा सा वर्क डन करा है इसका फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इनटू DQ। मैंने कहा हाँ जी ये कह सकते हैं। तो मैंने कहा डेल्टा V को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा V को मैं लिख सकता हूँ Q/C। तो मैंने कहा ओके जी Q/C इंटू DQ। अब मैंने कहा ओके इंटीग्रेट कर दो, इसको भी इंटीग्रेट कर दो राइट साइड को भी, तो ये तो मेरा बन जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, 1/C में बाहर लेके आ गया, अंदर मेरा बचा वही QDQ। लिमिट्स मेरी कहां से कहां तक कि इनिशियली तो कोई चार्ज नहीं था और बाद में मेरा कंप्लीटली टोटल चार्ज हो गया भाई। तो मैंने कहा ओके ये तो मेरा Q²/2C आ गया। अरे ये तो यही फॉर्मूला आ गया जो पहले निकाला था, Q²/2C। अरे यहां पर भी Q²/2C आया था, क्या बाकी सारी चीजें भी सेम आएंगी। मैंने कहा देखो यार वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या है मेरा, UF माइनस UI, और क्या मैं बोल सकता हूँ इनिशियल एनर्जी 0। भैया इनिशियल एनर्जी कैसे 0, मैंने कहा इनिशियल मतलब टाइम T=0, टाइम T=0 पे चार्ज 0 था एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 था इन दोनों के बीच में। बेसिकली इन प्लेटों ने कोई चार्ज स्टोर ही नहीं कर रखा था अपने ऊपर, तो इनके अंदर एनर्जी ही 0 थी। तो मैं बोल सकता हूँ यार इनिशियल एनर्जी तो 0 है और फाइनल एनर्जी है ये मेरा वर्क डन के बराबर, बेसिकली जो Q²/2C के बराबर हो गया है। तो जितना भी मेरे एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया एक प्लेट से दूसरे प्लेट में चार्ज ट्रांसफर करने में, जो कार्य मुझे करना पड़ा, तो वैसे असलियत में क्या होता है हम बैटरी लगा देते हैं, तो बेसिकली बैटरी को जो कार्य करना पड़ा, ठीक है, वो आपका हो गया किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर, एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। तो मैं U इक्वल टू क्या बोल सकता हूं,
वही सेम जो ऊपर आया था, u इक्वल टू क्यू स्क्वायर बटा 2c, और इसी को अलग अलग तरीके से हम हाफ क्यू वी भी लिख सकते हैं, चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करते करते हाफ सी वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब आप में से कभी कभी किसी का डाउट आता होगा, यार भैया जब एक फॉर्मूला है ऑलरेडी तो दो तो तीन तीन फॉर्म क्यों लिखते हैं इसकी, सिर्फ यही क्यों नहीं याद कर लेते, ये वाला और ये वाला रखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कहा ज़रूरत है, ये तीनों अलग अलग सिचुएशन में इस्तेमाल हो रहे होते हैं और हम इनका भी आपके देखेंगे भी क्या हो रहा होगा, ठीक है। जब आपका यार मैं इनफैक्ट क्वेश्चन ही कराऊंगा तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे मैं बताऊंगा तो शायद आपकी वो चीज़ क्लिक ना हो रही हो, पर ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। कैसे तीनों इंपॉर्टेंट हैं अभी हम आने वाले न्यूमेरिकल्स में देख रहे होंगे। और ये पहला न्यूमेरिकल आता हुआ हमारे आंखों के सामने, आपसे पूछा गया है फाइंड वर्क डन टू इंक्रीज सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स टू 2D। आपके पास दो प्लेट्स हैं जो कि टोटली चार्ज हैं, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, बहुत बढ़िया बात। इनिशियली इन दोनों के बीच में सेपरेशन d है, मैंने इस वाली प्लेट को तो फिक्स कर दिया और मैंने कहा ये जो इनिशियल डिस्टेंस d था, अब दूसरी वाली प्लेट को मैं दूर ले जाऊं थोड़ा, ये जो d डिस्टेंस था इसका 2D कर दूं, तो ये d डिस्टेंस का 2D करने में क्या मैं बोल सकता हूं मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा, वो बस बता दो कितना वर्क मुझे करना पड़ा होगा, कैसे निकालें। अब मैंने कहा क्या मैं बोल सकता हूं इनिशियली जब डिस्टेंस d था, ये मेरी इनिशियल कंडीशन थी, और जब डिस्टेंस मेरा 2D हो गया ये मेरा फाइनल कंडीशन हो गया, और मुझे पता है वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, u फाइनल माइनस इनिशियल। तो मेरे को क्या करना है, जब प्लेटें दूर हैं, जब उनके बीच में डिस्टेंस 2D है, तब बता दो उनके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, वो हो गई UF। इनिशियली जब वो पास पास में थी तब उनके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड थी, वो UI हो गई, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा सब्ट्रैक्शन, वो मेरा वर्क डन हो जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ये तो मैंने कहा ओके, वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, डेल्टा U विच इज इक्वल टू UF माइनस UI। और मैंने कहा U का अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, क्यू स्क्वायर बटा 2c था, क्या था, क्यू स्क्वायर बटा 2c था। अब यार मुझे ये बताओ कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाए, क्या क्यू स्क्वायर बटा 2c इस्तेमाल करें, क्या हाफ क्यू वी इस्तेमाल करें, या हाफ सी वी स्क्वायर इस्तेमाल करें। क्या मैं बोल सकता हूं कि यार ये वाला जो सिस्टम है ये अपने आप में एक आइसोलेटेड सिस्टम है। अब क्योंकि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो जो मेरा चार्ज है वो हमेशा सेम रहेगा। अरे हाँ या ना, पोटेंशियल का तो मेरे को पता ही नहीं है भाई कि क्या है, पोटेंशियल तो इनफैक्ट बदल जाएगा, जैसे ही हम पास हैं जैसे दूर जाएंगे वो चीज़ बदल रही होगी, पर जो मेरा चार्ज है वो मेरा सेम रह रहा होगा। हमेशा याद रखें जब भी आपका सिस्टम आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड मतलब किसी और कंडक्टर से वो जुड़ा हुआ नहीं है, किसी सर्किट से वो जुड़ा हुआ नहीं है, तब हमारा चार्ज हमेशा सेम रहता है। और क्योंकि चार्ज सेम रहता है तो मैं कुछ इस प्रकार का यूज करूंगा जहां पे क्यू स्क्वायर, इसमें मेरा क्यू सेम है, मेरा सी तो हमेशा ही सेम रहता है, तो मैं इस वाली वैल्यू से प्रेडिक्ट कर सकता हूं, इस वाली चीजों से रिजल्ट निकाल सकता हूं। अगर मैं हाफ सी वी स्क्वायर को इस्तेमाल करता हूं तो वी का तो मेरे को कुछ अता पता ही नहीं है, सिमिलरली इसमें भी वी का मेरे को कुछ अता पता ही नहीं है, तो मैंने यहां पे फॉर्मूला यूज किया क्यू स्क्वायर बटा 2c फाइनल। अब यार ये जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस क्या सेम रहेगी भैया? अभी तो आपने बोला 2 सेकंड पहले सेम रहेगी, मैंने कहा कैपेसिटेंस सेम तब तक रहती थी जब तक आपकी शेप नहीं बदलती थी, जब तक आपका साइज नहीं बदलता था। अब यहां पे पहले तो थी ये पास पास में, अब इनके बीच में जनाब दूरियां थोड़ी बढ़ गई हैं। अब दूरियां अगर बढ़ गई हैं तो कैपेसिटेंस भी बदल जाएगी। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता था, अगर आपको याद आ रहा हो, कैपेसिटेंस होता था एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, राइट। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यार ये CF हो जाएगा और ये मेरा कैपेसिटेंस इनिशियल हो जाएगा। कैपेसिटेंस फाइनल मेरा कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी की जगह क्या 2D हो जाएगा, और इनिशियल मेरा कैपेसिटेंस क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी था। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं भैया, क्यू स्क्वायर तो मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट ए है, ये भी मेरा कॉमन आ गया, डी भी मेरा कॉमन आ गया, तो बेसिकली ये 2 - 1 होने वाला है यहाँ पे, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। मैं चाहूँ तो दोबारा रिपीट कर सकता हूँ आप सभी लोगों के लिए। कैपेसिटेंस का मेरा फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट बटा ए बटा डी, मेरा फाइनल कैपेसिटेंस क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए बटा 2D, एंड मेरा इनिशियल कैपेसिटेंस क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी।
कैपेसिटेंस सेम तब तक ही रहता है जब तक आपने शेप साइज के साथ कुछ खिलवाड़ नहीं किया। जैसे ही आपने कुछ कर दिया उसके साथ खिलवाड़, अब कैपेसिटेंस भी बदल गया है, ठीक है। पर क्या मैं बोल सकता हूं ये बदल गया, उसके बाद भी मेरे को इसकी नॉलेज तो है ना, मैं निकाल सकता हूं, कैलकुलेट कर सकता हूं इसे। तो वही हमने यहाँ पे फॉर्मूले का इस्तेमाल किया और ये मेरा उत्तर यहाँ पर आ गया है। यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने नोट में, हम वी यूज्ड Q² बटा 2C। क्यों? क्योंकि चार्ज इज कांस्टेंट। अब एक और प्रश्न आपको मैं कराता हूं जिससे और आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर क्या आप देख रहे हो, सेम प्रश्न पूछा गया है, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू इंक्रीज सेपरेशन टू D बटा 2। ये इंक्रीज नहीं डिक्रीज लिखना चाहिए था, सॉरी, टू डिक्रीज सेपरेशन बाय D बटा 2। क्या कह रहा है ये कह रहा है भाई पहले तो इन दोनों के बीच में दूरियां थी D, अब ये दूरियां कम हो गई हैं, D बटा 2 हो गई हैं, ठीक है। तो राहुल नेहा भाई अब और करीब आ गए हैं एक दूसरे के। तो D बटा 2 जो अब हमारी सेपरेशन हो गई, तो इसमें हमें कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा। अब यहां पर अगर आप देखोगे मैंने इन प्लेट्स को एक बैटरी, एक्सटर्नल बैटरी के साथ जोड़ रखा है। क्या मैं कह सकता हूं ये प्लेट आइसोलेटेड है या नहीं है? मैंने कहा नहीं है आइसोलेटेड। क्यों? क्योंकि अब ये प्लेट एक सर्किट के साथ जुड़ी हुई है। आइसोलेटेड तब तक होती हैं जब ये प्लेट हवा में होती, एक प्लेट ये रही, दूसरी प्लेट ये रही, बस खत्म, और कुछ नहीं, कोई तार नहीं, कोई और कुछ नहीं। पर जैसे ही आपने इसे एक सर्किट का पार्ट बना दिया, अब ये आइसोलेटेड नहीं है। आइसोलेटेड नहीं है मतलब चार्ज सेम नहीं है। नाउ चार्ज इज नॉट सेम। क्या सेम हो गया? मैंने कहा पोटेंशियल। अब आपको V पता है क्योंकि आपने इन दोनों के अक्रॉस एक बैटरी लगा रखी है, तो मैं बोल सकता हूं ना इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। अब आपको V की नॉलेज है, तो हमारे जो फॉर्मूले यूज हो रहे थे एनर्जी के, हाफ CV² वाला मैं यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे V के बारे में पता है और कैपेसिटेंस में निकाल सकता हूं, ठीक है। मैंने कहा ग्रेट, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी अब चीजें। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा? दोबारा वही फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी यहाँ पे क्या है कि जब प्लेटें पास पास में आ गई हैं तो उन प्लेटों के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, वो है आपका UF। और इनिशियल एनर्जी जब वो दूर दूर थी तब उनके बीच में कितनी एनर्जी स्टोर्ड थी, वो उसका UI था। मैंने कहा ये भी चीज हमें क्लियर है। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू कितना हो जाएगा? मैंने कहा हाफ CV²। कौन सा C? फाइनल कैपेसिटेंस वाला C माइनस हाफ CIV²। अब यार कैपेसिटेंस तो हम निकाल ही लेंगे, एप्सिलॉन नॉट A मैं लिखूंगा आपके सहूलियत के लिए साइड में। फाइनल कैपेसिटेंस कितना होगा यार मेरा? एप्सिलॉन नॉट A बटा डिस्टेंस होता था, डिस्टेंस मेरा D बटा 2 है। इनिशियल कैपेसिटेंस मेरा कितना था? एप्सिलॉन नॉट A बटा D। कुछ नहीं यार, सिंपल मैथ्स करी है, ये मेरा फाइनल उत्तर आ गया यहाँ पे। आई होप हमें चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, विच इज़ एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अभी तक हमने क्या निकाला था? अभी तक हमने निकाला था कि भैया कितना एनर्जी स्टोर करिए। अगर मैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेता हूं तो इन दोनों प्लेट जो हैं, इन दोनों प्लेट के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर्ड थी, ये अभी तक मैंने पिछले वाले तक निकाला था, जिसके मेरे फॉर्मूले आ गए थे हाफ CV², ये सब वगैरह। अब आपसे पूछा जा रहा है अरे यार पर यूनिट वॉल्यूम कितना एनर्जी स्टोर्ड है, ये बताइए ना। तो हम अब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? मैंने कहा एक एग्जांपल ले लेते हैं। किसका? कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैंने कहा कर लेते हैं। अब इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है? क्या मैं बोल सकता हूं इट इज नथिंग बट Q² बटा 2C? मैंने कहा हाँ यूज कर सकते हैं, Q² बटा 2C इसका फॉर्मूला होता था एनर्जी का। हाँ हम कह सकते हैं। अब क्या मैं बोल सकता हूं यार, ये मैं येलो कलर का इस्तेमाल करता हूं, कि इनकी कुछ चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा, जैसे इसकी कुछ माइनस सिग्मा होगी, इसकी कुछ प्लस सिग्मा होगी। सिग्मा मतलब जो भी आपका चार्ज है डिवाइडेड बटा एरिया, तो बेसिकली आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी। मैंने कहा हाँ, तो बेसिकली क्या मैं Q को सिग्मा A लिख सकता हूँ? हाँ जी ज़रूर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। तो मैंने कहा वही लिखा मैंने, ये Q² की जगह मैंने कर दिया सिग्मा A का स्क्वायर। और ये जो नीचे कैपेसिटेंस था, मैंने कहा क्योंकि मेरी पैरेलल प्लेट हैं तो क्या मैं बोल सकता हूँ कैपेसिटेंस इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बटा D। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था मेरा, वही का वही मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। यार 2 तो है ही, C की जगह क्या लिख दो? एप्सिलॉन नॉट A बटा D। अब जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे क्या मिला मेरे को? मैंने कहा एक एरिया तो मेरा कट जाएगा इससे, तो मेरा बचा सिग्मा स्क्वायर A अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट D। अब मैं इसमें
थोड़ा सा मसाला डालूंगा। मसाला डालने का मतलब मैंने कहा ये वाली जो टर्म है एज इट इज मैंने यहां पे लिख दी। अगर आप देख रहे हो ये रही एज इट इज। मैंने बस एक चीज करी कि ऊपर न्यूमरेटर में एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई किया। इससे फायदा क्या मिला मुझे? इससे फायदा ये मिला कि यार नीचे मुझे एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर मिल गया। देख रहे हो, एक एप्सिलॉन नॉट एक एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट का तो कर दिया होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया ऐसे। और ये जो ऊपर मेरा एक एप्सिलॉन नॉट बचा था उसको मैंने अलग से लिखा और एडी मैंने अलग से लिखा। चीज समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ यार, ये एडी अपने आप में क्या है? ए था मेरा एरिया ऑफ दिस प्लेट, डी था मेरा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस एरिया इंटू दिस डिस्टेंस मेरे को बेसिकली ये वॉल्यूम दे देगा, मुझे ये वॉल्यूम दे देगा। यस और नो? इन दोनों प्लेट के बीच में, इन दोनों प्लेट के बीच में जो वॉल्यूम है पूरी की पूरी वो एडी है। और अगर मुझे एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी है तो मुझे बेसिकली पूरी एनर्जी को, मेरे को पूरी एनर्जी को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? अरे वॉल्यूम से करना पड़ेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे U को डिवाइड करना पड़ेगा AD से। मैंने वही करा। U तो मेरे पास था ही लेफ्ट हैंड साइड में, AD जो है ये मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा। तो मेरा U अपॉन AD जब मैं करूंगा तो मेरे पास क्या बच गया? यहां पे बस बचा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये मेरा वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला आ गया है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इतनी यार एनर्जी स्टोर्ड होती है पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हमने स्मॉल यू से रिप्रेजेंट भी कर दिया है कि दिस इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। आई होप हमें यार ये चीज समझ में आ रही होगी। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या है? अरे यार जैसे रेजिस्टेंस होता था, एक बल्ब लिया, एक बल्ब के साथ अगर मैं सीरीज में एक और बल्ब लगाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? 3 लगा दिए तो क्या फर्क पड़ेगा? पैरेलल में मैंने लगा दिए तो क्या फर्क पड़ेगा? जैसे दिवाली के अंदर जो हम बहुत सारी लाइटें लगाते हैं जो कि एकदम सीरीज पैरेलल हो रखी होती है, वो किस प्रकार से चल रही होती हैं, उसी प्रकार से यार जो कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटर को मैंने एक के बाद एक सीरीज में लगाया, पैरेलल में लगाया। जैसे अगर आपका रिमोट भी होता है, रिमोट में भी आप एक नहीं 2 सेल लगाते हो। कहीं कहीं पे अगर आप कोई रिमोट कार यूज कर रहे हो तो उसमें 4-5 सेल भी लगते हैं। तो उसी प्रकार से यार हम यहाँ पे अब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स देख रहे होंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और एक बार आप पढ़ लोगे आप भूलोगे नहीं। तो मान लो मैंने 3 कैपेसिटर ले लिए। अब जब भी यार हम, ये मेरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ऐसे छोटे से में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, बड़ी बड़ी प्लेट बना रहे थे कि ओके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूं छोटी सी यूं प्लेट बना देते हैं। और पूरे चैप्टर में जब भी आप कुछ ऐसा सा देखो उसका मतलब है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब मैंने 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए, पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर और तीसरा कैपेसिटर, और इनको एक सीरीज में लगा दिया। सीरीज में मतलब एक सीधे एक के बाद एक जोड़ दिया। अब आपसे एक बैटरी के अगेंस्ट यार इनको जोड़ दिया गया है। अब मुझे यार ये बताओ, इस बैटरी में से क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे अगर पॉजिटिव पोटेंशियल है, एक तरह से यूं समझो यार कि इससे प्लस क्यू चार्ज निकल रहा है, ये प्लस क्यू चार्ज यहां पे जा रहा है, ये प्लस क्यू चार्ज यहां जा रहा है, ये प्लस क्यू चार्ज यहां जा रहा है, और ये सारा का सारा चार्ज इसके ऊपर फिर स्टोर हो जाता है। हाँ या ना? अब यार इनिशियली पूरा एकदम से क्यों नहीं चढ़ता, धीरे धीरे आपका t=2 पे जैसे जैसे समय आपका बढ़ता, जैसे मोबाइल की बैटरी बढ़ती है इसके ऊपर पूरा प्लस क्यू चार्ज आ जाता है। आप में से कुछ बोल सकते हैं भैया नहीं मेरे को वाइब नहीं है, ये प्लस क्यू चार्ज कैसे निकल रहा है, इधर से प्लस क्यू चार्ज कैसे निकल रहा है। मैंने कहा यार आप जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने थोड़ा सा पढ़ा भी होगा 10th क्लास में, हम क्या कहते थे, पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट निकल रहा है। हाँ या ना? और करंट को हम क्या बोलते थे यार, चार्ज I= क्या था, चार्ज पर यूनिट टाइम ही तो था, Q/T ही तो था। तो एक तरह से मैं बोल सकता हूं करंट निकल रहा है, करंट निकल रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है। हमें पता है ना, अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रॉन दूसरी डायरेक्शन में भाग रहे होते थे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरी में भाग रहे हैं तो इस तरफ रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज भाग रहे हैं ना। असलियत में तो यार किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन भागते हैं, पर शुरुआत के साइंटिस्टों ने गलत एजम्पशन माना था कि यार इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागते हैं, तो उन्होंने करंट की डायरेक्शन उल्टी ले ली थी। तो हमने ऐसा बोलना स्टार्ट कर दिया उसके बाद किताबों में
कि यार करंट इस तरफ भाग रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इस तरफ भाग रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस तरफ पॉजिटिव चार्ज भागा, इस वाली प्लेट के ऊपर तो प्लस क्यू चार्ज हो गया। अब जैसे ही इस पर प्लस क्यू चार्ज हुआ, क्या मैं बोल सकता हूं ये जो दूसरी वाली प्लेट है इसके ऊपर माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा? क्या रे यार इस पे प्लस क्यू है, इसको देख के इस पे माइनस क्यू इंड्यूस हो गया। अब जैसे ही इस पर माइनस क्यू इंड्यूस हुआ, मुझे बताओ ये दोनों प्लेटें क्या आइसोलेटेड नहीं है? ये और ये वाली प्लेट आइसोलेटेड नहीं है? आइसोलेटेड है, देखो किसी भी तार से कनेक्टेड नहीं है, अपने आप में एक आइसोलेटेड है। और आइसोलेट जब होती हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं चार्ज कांस्टेंट रहेगा? अब इसमें तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। अब इनिशियली तो यार ये अनचार्ज थी, ये तीनों की तीनों इनिशियली इस पे जीरो था, 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 इस पे जीरो था। फिर जब ये बैटरी लगा दी गई तो इस पे क्यू आ गया, इस पे माइनस क्यू आ गया। अब मैं कह रहा हूं अगर ये वाला सिस्टम आइसोलेटेड है तो अगर इस पे माइनस क्यू आया है तो इस पे प्लस क्यू आना चाहिए। क्यों? जिससे कि दोनों का सम करें तो टोटल जीरो रहे, क्योंकि इनिशियली जीरो था। और अपने आप में अगर ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो इस पे हमेशा जीरो ही रहेगा। तो कल को इसके ऊपर अगर -5 माइक्रोकूलम आता है तो इसके ऊपर +5 माइक्रोकूलम आएगा। अब क्योंकि इसके ऊपर प्लस क्यू आ गया है तो इंडक्शन से क्या मैं बोल सकता हूं इसके ऊपर माइनस क्यू इंड्यूस हो गया। अब दोबारा क्योंकि इसके ऊपर माइनस क्यू इंड्यूस हो गया और ये वाला जो सिस्टम है अपने आप में एक आइसोलेटेड है, तो मैं बोल सकता हूं इधर माइनस क्यू है तो इधर प्लस क्यू होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली ये जो आइसोलेटेड सिस्टम था इस पे चार्ज जीरो था, तो बाद में भी जीरो होना चाहिए। तो इसका माइनस क्यू और इसका प्लस क्यू जुड़ेगा तभी जीरो होगा। तो मैंने कहा इस पे प्लस क्यू चढ़ गया, इस पे प्लस क्यू चढ़ गया तो इसकी साइड वाली प्लेट पे माइनस क्यू दोबारा इंड्यूस हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो इन पे चार्जेस कैसे गए हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं जब ये सीरीज में होते हैं कैपेसिटर तो इन सब के ऊपर चार्ज सेम आ जाता है, क्योंकि देखो इसके ऊपर भी चार्ज क्यू है, इसके ऊपर भी चार्ज क्यू है, इसके ऊपर भी चार्ज क्यू है, इररिस्पेक्टिव की उनकी कैपेसिटेंस क्या है। मैंने यहां पे सबकी कैपेसिटेंस अलग दी है, देखो इसकी C1 दी है, इसकी C2 दी है, इसकी C3 दी है, पर उससे फर्क ही नहीं पड़ता। तो चार्ज सबके अंदर सेम जा रहा है, बट जो पोटेंशियल होता है दैट विल नॉट बी सेम अक्रॉस ऑल कैपेसिटर्स। पोटेंशियल अलग अलग होगा यार। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 होगा, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V2 होगा, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V3 होगा। और जब मैं V1 + V2 + V3 करूंगा ये सारा मिलके मुझे V के बराबर बन रहा होगा। तो मैंने कहा वही चीज मैं चाहूं तो यहां पे लिख भी सकता हूं। अच्छा ये V1 होगा कितना इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस? क्या मैं लिख सकता हूं V1 = Q/C1? ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का। हाँ जी लिख सकते हैं। अब चार्ज मेरे को पता है तो ये V1 मैंने लिख दिया। सिमिलरली V2 = क्या? चार्ज तो Q है सब में और कैपेसिटेंस मुझे पता थी C2। सिमिलरली V3 क्या होगा? चार्ज तो Q है थी तीनों में और कैपेसिटेंस मुझे पता थी C3 होगा। अब हमें पता है कि भाई V क्या है? इट इज V1 + V2 + V3। अब वही सब्स्टिट्यूट कर देंगे ऊपर वाली चीज को नीचे के अंदर, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। ये सारा करने के बाद ये जो चार्ज Q था, इसको कॉमन लिया मैंने और कॉमन लेने के बाद मैंने इसके डिनोमिनेटर में फेंक दिया। तो ये मुझे इस तरफ LHS में तो V/Q मिल गया और इस तरफ मिला मुझे 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। हाँ जी। अब होता क्या है यार, ये जो इतना बड़ा सर्किट मैंने यहां पे बनाया है इसका मैंने एक इक्विवेलेंट छोटा सा सर्किट बना लिया। जैसे हम यार करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी करेंगे कि आपके 3 रेजिस्टेंस होते थे, मान लो 3 बल्ब हैं, तो इन 3 बल्ब का इक्विवेलेंट बल्ब कितना होगा? एक बड़ा सा हम R इक्विवेलेंट बना देते थे और हम कहते थे यार दिस R इक्विवेलेंट = R1 + R2 + R3। डरना मत, ये आपके थर्ड चैप्टर में सारी चीजें आ रही होंगी। उसी प्रकार से यूं कहा जा रहा है कि इस सर्किट में से अगर मैं इन तीनों कैपेसिटर की जगह सिर्फ अगर एक कैपेसिटर रख दूं तो उसकी कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट कितनी होगी? दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं अपने आप को। इस सर्किट में इन तीनों कैपेसिटर की जगह अगर मैं एक C इक्विवेलेंट रख दूं तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी वो निकाल रहे हैं हम। तो मैंने कहा देख यार बैटरी तो अभी भी इसका पोटेंशियल तो V होगा ना, ये तो V नहीं बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। प्लस इसमें से तो चार्ज Q निकल रहा था ना, +Q निकल रहा था, तो यहां से भी +Q निकलेगा,
मैंने कहा हाँ जी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या कि यार ये जो v बटा q आपने निकाला है, ये जो v और चार्ज q निकल रहा है, v बटा q इक्वल टू सी इक्विवेलेंट भी तो मैं लिख सकता हूँ, लिख सकते हो। तो मैंने कहा ओके, v बटा q को मैंने लिख दिया 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये मेरा आ गया। आई होप शायद मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया था। ये आपका v बटा q इक्वल टू 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट, राइट। वही हमारा यार q इज इक्वल टू CV वाली चीज़ है, ठीक है। उसी के हिसाब से हमने ये v बटा q को 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट यहाँ पे लिख दिया और हमें ये रिजल्ट मिल गया। क्या मिल गया हमें? ये रिजल्ट मिल गया। और यही सेम चीज़ आपकी NCERT के अंदर दे रखी है। आप नीचे जाएंगे, आपको डेरिवेशन भी मिल रहा होगा। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। NCERT के अंदर यार आपके सिर्फ 2 कैपेसिटर ले रखे हैं। हाँ, आप 2 कैपेसिटर से भी कर सकते हो, मैंने आपको 3 कैपेसिटर लेके करा दिए। 2 कैपेसिटर का भी मैं रिजल्ट आपको लिखवा देता हूँ। क्या है, अगर सिर्फ 2 कैपेसिटर्स होंगे तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, खत्म। और सी इक्विवेलेंट मेरा कितना आ जाएगा, जैसे ही आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। चीज समझ में आई? एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखें। क्वेश्चन आपको ये दिया है कि एक सर्किट आपको दे दिया और इस सर्किट के अंदर 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में लगा दिए। ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, और इनको सीरीज में लगा दिया। आपसे पूछा भाई इक्विवेलेंट बताओ। सी इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि इन दोनों कैपेसिटर की जगह अगर मैं सिर्फ एक कैपेसिटर लगा दूं तो वो सी इक्विवेलेंट कितना होगा, कितना कैपेसिटेंस होना चाहिए उसका। तो मैंने कहा वो सी इक्विवेलेंट होगा, ये फॉर्मूला लगा देंगे ना, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो CC अपॉन 2C इक्वल टू C बटा 2 हमारा आ जाएगा। चीज समझ में आई? मैंने कहा हाँ जी, ये समझ में आ रहा है। बड़ा ही सरल प्रश्न यहाँ पे होता हुआ। अब हम यार दूसरी बात कर लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब 3 कैपेसिटर हैं वो एक साथ लग रखे हैं एक जॉइंट से। बोले तो एक आपका सिंगल बैटरी सोर्स है यहाँ पे, इसमें से कुछ प्लस क्यू चार्ज निकल रहा होगा, मान लो प्लस क्यू चार्ज निकल रहा है, वो प्लस क्यू चार्ज ऐसे जा रहा है, वो प्लस क्यू चार्ज ऐसे जा रहा है, प्लस क्यू चार्ज इधर जा रहा है। अब उस प्लस क्यू चार्ज को 3 रास्ते दिखते हैं। एक रास्ता जो अच्छाई की तरफ जा रहा है, एक जो बुराई की तरफ जा रहा है, एक उसे ही नहीं पता कहाँ जा रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो प्लस क्यू चार्ज था ये कुछ Q1 में बट गया होगा, ये वाला शायद कुछ Q2 में बट गया होगा, ये Q3, सच डैट अगर मैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 करूँगा तो मुझे टोटल ये वाला Q चार्ज मिल जाएगा। अब जैसे ही ये प्लस Q1 ऊपर जाएगा, क्या मैं बोल सकता हूँ इस तरफ तो प्लस Q1 आ जाएगा और दूसरी तरफ माइनस Q1 इंड्यूस हो जाएगा, इस तरफ प्लस Q2 आ जाएगा और दूसरी तरफ माइनस Q2 इंड्यूस हो जाएगा, इस तरफ प्लस Q3 आ जाएगा और दूसरी तरफ माइनस Q3 इंड्यूस हो जाएगा। कुछ चीज़ें आई होप हमें समझ में आ रही हूँ। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज तो अलग अलग है, ये चीज तो भाई मेरे को समझ में आ गई। क्या कि इधर Q1 है, इधर माइनस Q1 है, इधर Q2 है, इधर माइनस Q2 है, इधर Q3 है, इधर माइनस Q3 है। तो सेम क्या है? मैंने कहा सेम है पोटेंशियल। क्या मैं बोल सकता हूं क्योंकि बैटरी लग रखी है अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V है, इस कैपेसिटर के भी दोनों प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल V है, इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट के अक्रॉस भी पोटेंशियल V है। तो मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल भाई वो सेम है, ठीक है। और Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V, Q3 इक्वल टू C3V, ये भी मैं बोल सकता हूँ। हाँ जी, बोल सकते हैं। फिर मैं क्या ये भी बोल सकता हूँ कि यार इधर से तो शायद कुछ चार्ज Q आ रहा था जो कि शायद कुछ Q1 शायद कुछ Q2 प्लस Q3 में डिवाइड हो गया। तो क्या मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूँ Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3? हाँ जी भैया लिख सकते हो। तो मैंने कहा ओके, करना क्या चाहते हैं हम? मैं चाहता हूं कि ये तीनों हटा के इसकी जगह मैं एक सिंगल कैपेसिटर लगा दूं, तो बताओ उसका C इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए। एक अकेला कैपेसिटर लगा दूं इन 3 पैरेलल की जगह पे, तो उसका C इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए वो जानना है मुझे। तो मैंने कहा ओके कैसे करें? तो मैंने कहा यार देखो C इक्विवेलेंट V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करो, Q की जगह C1V C2V प्लस C3V आ जाएगा। मैंने कहा V को आप कॉमन ले लो बाहर, तो अंदर आपका बचा C1 प्लस C2 प्लस C3, ये V और ये वाला V कट जाएगा, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका C1 प्लस C2 प्लस C3। आई होप मैंने अपने आप को यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया होगा। कोई ऐसा बच्चा जिसको लेफ्ट के ये C इक्विवेलेंट V में कन्फ्यूजन हो रहा है,
मैंने क्या करा, एक अकेला कैपेसिटर ले लिया जिसका कुछ C इक्विवेलेंट था, इसकी बैटरी कुछ V थी। अब इसमें से कुछ चार्ज Q निकलता होगा और वही चार्ज इसके इधर प्लस Q और माइनस Q अक्यूमुलेट हो जाएगा। अब ये Q इक्वल टू क्या होगा, ये C इक्विवेलेंट इंटू V ही तो होगा, वही तो हमने यहाँ पर लिखा है। आई होप हमें ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम आगे चलते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ये यार आपका एक सीरीज का क्वेश्चन मैंने निकाल दिया, कैपेसिटर जो सीरीज में है। एक 3 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, एक 6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है और उसको 10 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सेकंड, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मत समझ रहे हो कि इन दोनों को हटा के अगर इसकी जगह मेरे को एक सिंगल कैपेसिटर लगाना हो तो उसका C इक्विवेलेंट कितना आएगा। मैंने कहा ये तो बहुत आसानी से नहीं निकाल देंगे हम। मैंने कहा सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लो कि ये सीरीज में, हाँ भैया सीरीज में है, ये तो हमको दिख गया। सीरीज में है तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हम अभी देखे थे, क्या देखे थे, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। हमने कहा हाँ जी ये देखा था। अब टेप दो वैल्यू, इसका 3 इसका 6, 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, तो ये कितना आ गया 2। अब 2 लिख दोगे तो नंबर आधा कट जाएगा, तो यूनिट जरूर लिखना माइक्रोफैरेड, ठीक है, माइक्रोफैरेड। तो मैंने इसका साथ में डायग्राम भी बना दिया, जस्ट टीचर को खुश करने के लिए कि देखो हम कितने अच्छे बच्चे हैं। तो एग्जामिनर साहब हमें है ना फालतू के नंबर दे देना, जहाँ पे हमारे कट रहे हो हमें माफ़ करना। हैंड राइटिंग यार, हैंड राइटिंग चलो ठीक है, फिर भी आप जो है अब वो है यार, पर नीटनेस ज़रूर रखनी है अपने पेपर के अंदर। जैसे ही आपका एक क्वेश्चन खत्म होता है उसके बाद अगर थोड़ा सा ही गैप बचा हुआ है तो नया क्वेश्चन अगले पेज से स्टार्ट करो। अगर 1-1 मार्कर के हैं तो उनके बीच में भी 2-2 लाइन का गैप दो, एक मार्जिन आपने बना रखा हो। टीचर को नंबर देने की जगह दो, छोड़ो उसके अंदर, ठीक है। बहुत बड़ा भी मत लिखो, बहुत छोटा भी मत लिखो। आपका जो फाइनल आंसर आता है उसको डब्बा पेंसिल बना के करो, ठीक है। चौंचले हैं ये, पर एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए हम कर रहे होते हैं कि मान लो 15-20 बच्चों की, वो कितनी 15-20 तो कम बता दी मैंने, कितनी सारी अपने शीट्स चेक कर रहे होते हैं, वहाँ पे एक बच्चे की निकल के आती है इतनी सुंदर सी, तो एग्जामिनर के अंदर से यूँ नंबर निकल के आते हैं, अरे यार अच्छा बच्चा है, ये अच्छा बच्चा है, ये अच्छा बच्चा है, ठीक है। तो अगर 1-2 नंबर का भी हमें फ़ायदा हो जाता है, अरे आधा नंबर का भी फ़ायदा होता है, तो वर्थ इट है वो चीज़, राइट। तो मैंने कहा ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या है कि आप चार्ज निकालो ऑन बोथ कैपेसिटर्स। अब इन दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज क्या होगा, मैंने कहा चार्ज तो सेम होता था ना, तो अगर इसमें से प्लस क्यू चार्ज निकल रहा है तो इधर भी वही प्लस क्यू चार्ज आएगा। तो बेसिकली इस वाली पे प्लस क्यू चढ़ जाता था, फिर इंडक्शन से इसके ऊपर माइनस क्यू चढ़ जाता था। फिर हम क्या बोलते थे कि यार ये वाला तो आइसोलेटेड सिस्टम है, इनिशियली अनचार्ज होगा। हर आपका जो कैपेसिटर है यार उसे आप इनिशियली अनचार्ज मानोगे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इनफैक्ट हर एक को आपको इनिशियली 0 मानना है उसका चार्ज, ठीक है, क्योंकि हमने जो यार यहाँ पे डेरिवेशन करी है ना, ये जो हमने ऊपर डेरिवेशन करी है पैरेलल वाले की, ये हमने एजम्पशन इस प्रकार से ही करे हैं, ठीक है। ऑल्दो अब ये एंट्रेंस नहीं है, नहीं तो आपको प्रॉपर से और डेप्थ में कराया जाता अच्छे तरीके से, ठीक है। डेरिवेशंस भी आपके प्लेट पे अलग अलग चार्जेस हैं तो क्या हो रहा है, पर अभी हम एडवांस की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है। पॉइंट बीइंग मेरे को चार्ज निकालना है। चार्ज का क्या मैं सीधा यूँ लिख सकता हूँ यार, ये जो मैंने छोटा वाला C इक्विवेलेंट सर्किट निकाला है इसमें से भी तो Q चार्ज ही निकल रहा होगा, एंड दिस Q विल बी इक्वल टू व्हाट, C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट आपने 2 निकाला है, V आपका कितना था 10, तो 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम। तो इसमें से बेसिकली 20 माइक्रोकूलम निकल रहा था, तो इन दोनों प्लेटों के ऊपर कितना है 20 माइनस 20 20 माइनस 20 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। थर्ड क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर। भाई इसके अक्रॉस अगर कुछ V1 है वो बता दो, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस V2 है वो बता दो। मैंने कहा इन दोनों कैपेसिटर्स को मैंने यहाँ पे फिर से बना दिया। अब क्या मैं बोल सकता हूँ V इक्वल टू क्या होता है, Q बटा C होता है। सो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बटा C1 हो जाएगा। चार्ज कितना है 20 है और कैपेसिटेंस कितना है 3 है, तो 20 बटा 3 हो गया, तो ये आ गया मेरा 20 बटा 3 वोल्ट। सिमिलरली जो सेकंड कैपेसिटर है इसमें भी चार्ज कितना है, चार्ज तो मेरा है यार वही 20 माइक्रोकूलम, और कैपेसिटेंस मेरा कितना है 6 माइक्रोफैरेड। तो मैं V2 को वही लिख दूंगा कितना, Q बटा C2 विच विल बी इक्वल टू 20 बटा 6 वोल्ट। आई होप हमें ये चीज़ समझ में आ रही है। ग्रेट।
नेक्स्ट है यार, एनर्जी बताओ 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के अंदर कितनी स्टोर्ड है। व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। इसके अंदर बताओ भाई कितना जोश, कितना एनर्जी, कितना चार्ज इसके अंदर स्टोर्ड है। कैसे निकालेंगे, बड़ा सरल सा फॉर्मूला है, पर कौन सा इस्तेमाल करूं बताओ। क्या मैं हाफ CV² इस्तेमाल करूं, क्या मैं Q²/2C इस्तेमाल करूं, क्या मैं हाफ QV इस्तेमाल करूं, कौन सा करूं। मैंने कहा जो जो वैल्यूज आपके पास अवेलेबल हैं वो कर लो। क्या आपके पास इसका चार्ज अवेलेबल है, हाँ जी है। क्या आपके पास V अवेलेबल है, हाँ जी है। क्या आपके पास C अवेलेबल है, हाँ जी है। तो आप तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। मैंने यूज कर लिया Q²/2C1। तो Q² में क्या आ गया, ऊपर 20 × 20 चार्ज से मल्टीप्लाई किया, नीचे आपका 2 × 3 आ गया। ठीक है, अब ऊपर यार 2 माइक्रो आई है, बेसिकली 20 माइक्रो × 20 माइक्रो है और नीचे सिर्फ 1 माइक्रो है, तो 1 माइक्रो से 1 माइक्रो कट गया, तो मेरे को क्या मिला, बेसिकली 200/3 माइक्रो जूल। यूनिट जरूर लिखना वरना नंबर कट जाएंगे। आई होप हमें ये चीज समझ में आ गई होगी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यार, ये करेंगे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो इसके अंदर क्या है, वही 4 पार्ट आपसे वापस पूछे गए हैं जो पिछले सीरीज वाले के अंदर कहा था। अब यार एक कैपेसिटर है 3 माइक्रोफैरेड का, एक कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैरेड का, एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरेड का, इनको पैरेलल में लगा दिया गया है। एक 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी गई है। आपसे पहला पूछा है भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मैंने कहा सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लो कि ये पैरेलल में लगे हुए हैं, हाँ जी, अरे वाह। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो कि ये पैरेलल में लगे हुए हैं, हाँ जी लगे हुए हैं। क्या करते हैं पैरेलल में, मैंने कहा C इक्विवेलेंट होता है C1 + C2 + C3, तीनों को ऐड कर दो। तो मैंने कहा 3 + 1 + 2 = 6 माइक्रोफैरेड हो गया। यूनिट जरूर लगाना आगे, ठीक है, 6 माइक्रोफैरेड। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, चार्ज बताओ ऑन ईच कैपेसिटर। तो बेसिकली इधर से कुछ चार्ज जो Q निकला है वो इधर कुछ Q1 गया होगा, इधर कुछ Q2 गया होगा, इधर कुछ Q3 गया होगा। ये आपसे पूछ रहे तीनों के चार्ज निकालो। अब क्योंकि पैरेलल है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यार ये 10 वोल्ट जो है इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट है, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट है, तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस 10 वोल्ट है, हाँ जी। अब अगर मैं पहला कैपेसिटर पकड़ूं, इसका आपको कैपेसिटेंस पता है और आपको इसका V = 10 भी पता है, तो मैंने कहा चार्ज तो निकाल ही लोगे। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता था, अरे Q1 = क्या मैं बोल सकता हूँ C1V। यस, तो बेसिकली इस तरफ जो Q1 चार्ज आएगा दैट विल बी इक्वल टू C1V, इस तरफ जो Q2 चार्ज आएगा दैट विल बी इक्वल टू C2V, और इस तरफ जो Q3 चार्ज आएगा दैट विल बी इक्वल टू C3V। वही हमने करा। तो C1V आपका कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 30 माइक्रोकूलम। क्यों, क्योंकि मैंने 3 को 10 से गुणा किया तो 30 आ गया। फिर C2V कितना है 1, ये कितना है 10, तो ये 10 माइक्रोकूलम। इसी प्रकार से आपका सेकेंड पार्ट भी डन। अब थर्ड, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच कैपेसिटर। मैंने कहा वाह, इससे आसान कुछ पूछ सकते थे। हाँ, सब में 10 ही होगा क्योंकि पैरेलल है, ये तो पता ही हमें। तो मैंने कहा ΔV = 10 होगा पोटेंशियल डिफरेंस, चाहे हम पहले की, दूसरे की या तीसरे कैपेसिटर की बात कर रहे हो। फाइनल क्या पूछ लिया उसने, एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रो, ये माइक्रोफैरेड होना चाहिए था, टाइपो मिस्टेक। 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। मैंने कहा निकाल लेते हैं। ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है इस वाले कैपेसिटर के अंदर, इस वाले कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, ये कितनी एनर्जी स्टोर्ड है बताओ। मैंने कहा देखो फॉर्मूले हम हाफ CV² भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम Q²/2C भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम हाफ QV भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा करें, इसके बारे में क्या क्या पता है। क्या मुझे कैपेसिटेंस पता है, हाँ। क्या मुझे V पता है, हाँ। क्या मुझे Q पता है, हाँ। आप चाहो तो अब तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर लो। मैंने कौन सा यूज़ कर लिया यहाँ पे, हाफ C1V²। तो हाफ पता ही है, कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरेड, V आपका 10 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास 150 × 10⁻⁻6 जूल आ गया। तो एक हमने यहाँ पे पैरेलल का भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिया। आई होप हमें और अच्छी वाइब आती जा रही होगी, चीजें समझ में आ रही हैं। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ यार यहीं तक पढ़ रहे होंगे। अब जो पार्ट 3 होगा उसके अंदर हम डाइलेक्ट्रिक कवर करेंगे, आपके सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, आपके कोसेंट्रिक कैपेसिटर्स, फिर काफी सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सीरियल और पैरेलल कॉम्बिनेशन के हैं। उसके बाद आपके 1 मार्कर जैसे कि MCQs, असर्शन रीजनिंग और केस स्टडीज, हर एक के ऊपर 7 से 8 क्वेश्चन हो रहे होंगे। तो यार ये जितनी भी आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है स्पेशली 1 मार्कर की, ये पार्ट 3 लास्ट लेक्चर में कराई जाएगी हर चैप्टर के, क्योंकि यार इनमें आपके मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस होते हैं जो कि थ्रू आउट चैप्टर से पूछे जाते हैं। कुछ पार्ट 1 के बेस पे, कुछ पार्ट 2 के बेस पे, इसलिए चैप्टर के आखिर में इन्हें करा रहे होते हैं। अब सारी चीज़ें यार करा दी जा रही होंगी आपके ऐसी पर बाकी चैप्टर्स की।
ध्यान से आपको पढ़ना है। ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स दे रखे हैं उन्हें प्रिंट आउट करो, बार बार रिवाइज करो। बोर्ड एग्जाम में स्कोर करने के लिए आपके रिविजन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जितना पढ़ाया जा रहा है उतना मोर देन सफिशिएंट है, इसके बियॉन्ड आप मत जाना। बस अपनी एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, आपको अपनी बैक एक्सरसाइज करनी है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो करना है। इसी के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह मैंने करा दिए हैं। बाद में जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए तो सैंपल पेपर्स दनादन आपको लगाने हैं कि यार अपने 8-10 सैंपल पेपर्स आपने निकाल दिए। वो बच्चे जो कि टोटली बोर्ड्स के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, वो जो कि एंट्रेंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उन्हें भी यार 3 से 4-5 तो सैंपल पेपर निकालने हैं मिनिमम। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी या।